नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि ग्रहरी आप सबका पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूर्वांचल आईएएस एक सस्टेनेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां बहुत ही नॉमिनल फेस पे हम आपको ऑनलाइन और साथ ही साथ फेस टू फेस क्लासेस भी देते हैं। इस ऑनलाइन सीरीज़ में हम आपके साथ हैं और विज्ञान तकनीकी से जुड़े हुए जो तैयारी हो सकती है किस तरीके से की जाएगी, उसके पाठ्यक्रम के बारे में, उसके प्रश्न पत्र के बारे में जो यूपीएससी के पेपर में पिछले कई वर्षों से आ रहे हैं और हमारा अप्रोच क्या होगा उन प्रश्न पत्रों को करने के लिए, उन सारे पहलुओं की चर्चा मैं आपके साथ यहाँ इस वीडियो में करने वाला हूँ। या ये कह लें कि एक कहावत है हिंदी में, जब किसी काम की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो कहते हैं आधा काम हो गया है। तो आधा काम हम अपने यूपीएससी प्रिपरेशन का इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं, यानी किस तरीके से सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध हम होकर आगे बढ़ेंगे, उन सारे पहलुओं पर मैं यहाँ इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। आइए दोस्त, बात करते हैं विज्ञान तकनीकी का अप्रोच क्या होना चाहिए अगर हम सिविल सर्विसेज परीक्षा में जाते हैं। किस टॉपिक्स को लेकर चलेंगे अगर हम यूपीएससी के इच्छुक हैं या स्टेट पीसीएस के लिए हैं। किस टॉपिक को लेकर हमें चलना है, उस टॉपिक के अंदर क्या अप्रोच होना चाहिए, उन सारे विषयों के बारे में मैं आपसे यहाँ चर्चा करने वाला हूँ। लेट अस स्टार्ट गाइस। ये पूरा इंटायर हिंदी मीडियम की क्लास है। सेम यही क्लास आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगी, इसके साथ ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो लोग इस कोर्सेज को लिए हुए हैं उनको टाइम टू टाइम उसका एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जो इस कोर्सेज को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। चलिए दोस्त, प्रारंभ करते हैं इस ऑनलाइन कक्षा में। विज्ञान तकनीकी के लिए मैं डॉक्टर रवि ग्रहरी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस तैयारी में हम कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, किस हिसाब से आगे बढ़ना है, धीरे धीरे इन पीपीटीज में जो मैं आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप चीज़ों को समझते जाएंगे। ये पूरा डिस्कशन जो है जो मैं आपके सामने भी लेकर आया हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में विज्ञान तकनीकी को हम किस तरीके से लेने वाले हैं। यहाँ पर जो पीछे के वर्षों के, विगत वर्षों में जो आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे, और साथ साथ क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उनका जो पाठ्यक्रम है, जो आपके परीक्षा में जो सिलेबस दिया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और मुख्य परीक्षा में फ़िलहाल 2013 से 19 तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्न पत्रों को, उन प्रश्नों को मैं आपको यहाँ दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, जब हम किसी भी परीक्षा के लिए जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिविल सर्विसेज के लिए जाएं, आप किसी गेम को खेलने भी जाते हैं तो पहले क्या होता है, उसके नियम कानून आपको जानने चाहिए। दूसरा क्या होता है, जिसके साथ खेलना है उसके दांव पेच को समझना चाहिए। या आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपको अगर बैटिंग करनी है तो पहले आपको समझना होगा कि सामने वाला बॉलिंग कैसे करता है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे पिच पे उतर जाइए या पहले बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को ध्यान देना है। शुरुआत के जो कुछ वीडियोस हैं वो इन्हीं चीज़ों के हिसाब से मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, जहाँ मैं इन प्रश्न पत्रों को आपको पहले ठीक से दिखाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप इन प्रश्न पत्रों को में जो प्रश्न आए हैं उन्हें याद कर लें, अपनी जहन में बैठा लें। और उन प्रश्न पत्रों के स्तर को जब आप देखेंगे, इनसे कई चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, किस स्टैंडर्ड के प्रश्न आते हैं और हम किस लेवल पे हैं। अगर हम इस परीक्षा के लिए सोचते हैं तो हमारी तैयारी किस अनुरूप होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको इन वीडियोस के थ्रू समझ में आ जाती हैं। जो शुरुआत के कुछ 2-4 वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी है, यानी आपका आधा ही तैयारी ये शुरुआत के 2-3 वीडियोस में होने वाले हैं। बाकी तो बस हम उन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जाएंगे और धीरे धीरे करते आपके सारे चैप्टर्स होते चले जाएंगे। इस पूरे श्रृंखला में हम कुछ चीज़ें हैं जो करने वाले हैं। जैसे जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कोर्सेज ले रहे हैं, उन्हें मैं लिंक दे रहा हूँ और उनके साथ मैं फ़ोन कॉल पे भी कनेक्ट रहूँगा रिगार्डिंग एनी डाउट्स। और ज़्यादा डिस्कशन है तो हम फर्दर जूम पर भी आएंगे और एक साथ बैठकर आपके साथ डिस्कशन करेंगे।
सो यहाँ मैं आपके साथ पूरी तरह से टेलीफोनिक कॉल पे भी जुड़ा हुआ हूँ। आप जितने भी लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं उनका एक ग्रुप है और उस ग्रुप के साथ मैं आपके साथ पर्सनली जुड़ा हूँ, जहाँ पर मैं आपके साथ अगर जेन्युइन क्वेरी है तो वहाँ फ़ोन कॉल पे भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ एक फ़ायदा है जो आपको यहाँ होने वाला है, अध्यापकों के साथ आपकी मुलाकात होगी। ओके सो दोस्त प्रारंभ करते हैं। और ये पूरा प्रोग्राम जो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस में, यहाँ पर विज्ञान और तकनीकी के महत्व पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। ये पूरा एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूर्वांचल आईएएस के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है और जो अध्यापक इन प्रिपरेशंस कराने वाले जो अध्यापक हैं उनको काफ़ी अनुभवी, काफ़ी लेखक, काफ़ी सेलेक्टेड विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको पूरा इंटायर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। सो ये मेरा मॉड्यूल कोर्स है, अगर आप चाहते हैं लेना तो ये विभिन्न विषय हैं और जिनकी फ़ीस है प्रीलिम्स का मेंस के लिए आपके सामने लिखी हुई है। साथ ही साथ अगर आप पूरा यूपीएससी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फीस बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। अगर आप यूपीपीसीएस का कोर्स देना चाहते हैं सो 11,999 और एमपीपीसीएस का प्रीकम मोन्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं लगभग 10,000 रुपये में आप पूरे ऑनलाइन कोर्सेज को ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है जिससे हर विद्यार्थी तक ये एजुकेशन फॉर ऑल करके जो मोटिव है जो हमने पूर्वांचल आईएएस ने प्रारंभ किया है, वहाँ हम आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन कोर्सेज के लिए इच्छुक हैं तो आप सीधा दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं जो आगे के वीडियोज़ में या पूर्वांचल आईएएस के तत्वाधान में आपको कराए जा रहे हैं। ये सारा का सारा कोर्स, ये पूरा मॉड्यूल कोर्स इसके अंदर है। अगर आप ये पूरा कोर्स लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल भी जाती हैं। एमपीपीसीएस के हिसाब से एमपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए हिसाब से यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के हिसाब से यूपीपीसीएस, इस हिसाब से हम यहाँ कोर्सेज को डिज़ाइन कर रहे हैं और जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। सो अब बात करते हैं विज्ञान तकनीकी का महत्व कितना है प्रारंभिक परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में जनरल स्टडीज़ की बात होती है। अब पूरे जनरल स्टडीज़ में जो विज्ञान तकनीकी का महत्व है, अगर प्रारंभिक परीक्षा में बात करें तो पूरे 100 प्रश्नों में से लगभग 15% प्रश्न ऐसे हैं जो विज्ञान तकनीकी से पूछे जाते हैं, यानी विज्ञान विषयों से संबंधित होते हैं 15% प्रश्न। अगर इन प्रश्नों के ऊपर जाएं, इन प्रश्नों की रूपरेखा को देखें, सो प्रश्न किस तरीके के होते हैं, तो यहाँ फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल यानी तत्वों पर आधारित और निष्कर्ष, कॉन्सेप्ट्स, सूझबूझ, समझ दोनों पर आधारित होता है, यानी फैक्ट्स भी हैं और कॉन्सेप्ट्स भी। पर एक चीज आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, क्या? कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा होती है। 90% से अधिक, 90% से अधिक प्रश्न जो होते हैं आपकी परीक्षा में वो कंसेप्ट आधारित होते हैं, यानी आपको विषय की समझ होनी चाहिए, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उन्हें आपको ठीक से करना होगा। ओके, उन्हें आपको ठीक से करना होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डिस्कशन जो है, जो ये मैंने वीडियो बनाई है, ये किस टॉपिक से जुड़ा है? जनरल साइंस का रोल जनरल स्टडीज में कहां है? जनरल साइंस का रोल जनरल स्टडीज में कहां है? प्रारंभिक स्तर पर और मुख्य परीक्षा के स्तर पर, दोनों स्तरों पर हम यहां पे चर्चा करेंगे। ओके, कुछ मिथ है जो एक मार्केट के फॉर्म में बना हुआ है, जो कि एक मार्केट है ना, आजकल ये ऑनलाइन ऑफलाइन सारे कोर्सेज एक मार्केट बन चुके हैं। ओके, सोर्स ऑफ इनकम भी है। लॉकडाउन के केसेस में तो आप जानते हैं जहाँ विद्यार्थी क्लासेस में नहीं पहुँच सकते, वहाँ ऑनलाइन की ज़रूरत है, तो आप इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, आवश्यकता है, ज़रूरत है, डिमांड है, तो उसके अनुरूप ये चीज़ें हैं। एक मिथ है जो विज्ञान तकनीकी को लेके काफ़ी मैं सुन रहा हूँ और काफ़ी दिन से ऐसा दिख रहा है, विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़े हुए इश्यूज। विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़े हुए इश्यूज क्या है? यह एक मिथ है कि यहां पर जो प्रश्न आते हैं वो मुख्यतः समसामयिकी पे आधारित होते हैं, वो मुख्यतः समसामयिकी पर आधारित होते हैं, यानी करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं। ऐसा है, इस बारे में पहले यहां पर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
सो प्रारंभ में ही इन बातों को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए दोस्त, आगे खोलनी बहुत जरूरी है। अगर आप 2017, 2018 और 2019 का प्रश्न पत्र देखते हैं, यहां पर प्रश्न पत्र स्टैटिक पार्ट से है। स्टैटिक पार्ट डोमिनेटिंग है, स्टैटिक पार्ट से प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक है। यहां तक कि अगर मैं बोलूं तो 80 से 90% प्रश्न, तकरीबन 90% प्रश्न स्टैटिक से आते हैं। स्टैटिक क्या होता है? उपग्रह अपनी कक्षा में क्यों होते हैं, पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते, यह कंसेप्ट है। पीएसएलवी जीएसएलवी में क्या अंतर है, यह कंसेप्ट है। दूर संवेदी उपग्रहों के क्या उदाहरण हैं, इनमें से किस किस कार्यों के लिए होते हैं, यह कंसेप्ट है। इस तरह के प्रश्न पत्र आपके पेपर में है। हाँ, अगर ऐसे पूछे पीएसएलवी C47 के बारे में बताइए, यह समसामयिकी है, इस साल लॉन्च हुआ है, इसको यूज किया है, अभी भी आपको नहीं समझ में आता है तो प्रॉब्लम आप में है। प्रश्न पत्र को देखिए, और सिर्फ देखिए नहीं, प्रश्न पत्र को समझिए, यह बहुत जरूरी है। अप्रोच क्या होना चाहिए, यह सामने की बॉलिंग देखने के बाद ही समझ में आती है कि आपको बैटिंग के लिए कैसे तैयार करना है, नहीं तो आप पहली बार में क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 2016 का प्रश्न पत्र देख लीजिए, 2016 के प्रश्न पत्र में जो विज्ञान तकनीकी पे प्रश्न है, हाँ, यहां मैं मानता हूं कि तकरीबन 60% प्रश्न ऐसे हैं जो समसामयिकी पे हैं, समसामयिकी पर है, यानी करंट्स पर आधारित है। यह स्टैटिक पार्ट काफी कम था। तो अब बात होती है, आप ऐसे काफी लोग समझ सकते हैं कि सर फिर तो समसामयिकी पे अगर मान लीजिए अगली बार आ गया तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि रिस्क हम नहीं ले सकते, इसलिए हम दोनों पोर्शन को इक्वल वेटेज देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो हमारा एक साल है जो गुजर सकता है, छूट सकता है, और हम अपने कैरियर के साथ रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम दोनों का वेटेज देंगे। लेकिन फिर भी सबसे पहले आप मुझे बताइए, करंट्स को समझने के लिए जब तक आपको स्टैटिक का पार्ट नहीं समझ में आएगा, आप कैसे करंट्स को टच करेंगे। यूपीएससी प्रश्न बना रहा है चंद्रयान को, जिसको जीएसएलवी MK2 MK3 की मदद से भेजा गया है। ओके, तो ठीक है, जीएसएलवी MK3 किस नंबर से भेजा गया है वो तो समसामयिकी हो गया, लेकिन यहां पर जीएसएलवी MK3 का एक कंसेप्ट है, वो आपको स्टैटिक हो गया। आपके प्रश्न में आपको दोनों चीजें दिखती हैं। समसामयिकी का अगर एक फैक्ट हो गया तो दो वहां पे कॉन्सेप्ट हो गए, उससे जुड़े हुए आपको दोनों का समन्वय लेकर आपकी तैयारी में आपको लगना है। इसीलिए मैंने आपको बोला है, प्रारंभ के जो 3-4 वीडियोस हैं, फिलहाल इस कोर्स में जो मैं आपको दे रहा हूं, यह मैं आपको ओपन भी कर रहा हूं, ताकि ये वैसे भी हर विद्यार्थियों के पास जाने चाहिए, और उन प्रश्न पत्रों को मैं आपके सामने दिखाऊंगा। यही पहला शुरुआत के जो वीडियोस हैं, ये बहुत जरूरी हैं, आपको विषय की परख होनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, बहुत अच्छा लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, और बहुत अच्छा आपके लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, पर सबसे पहले आपको शुरुआत प्रश्न पत्र से करनी है। ये पूरा इंटायर डिस्कशन, जहां पर हम जनरल साइंस के रोल को समझने वाले हैं अपने सामान्य अध्ययन के पेपर में, जनरल स्टडीज के पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने आप स्क्रीन है जो देख रहे हैं, जहां 2011 से 2019 के जो प्रश्न पत्र हैं, उनमें जो विभिन्न विषयों का समावेश है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ये प्रारंभिक परीक्षा का है। ये जो भी आप डिटेल देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार है। फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा में कितने विषय हैं जिनका समावेश है, जिन विषयों की तैयारी आपको करनी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। करंट इवेंट्स है, नेशनल इंटरनेशनल से जुड़े हुए, इतिहास है, इंटरनेशनल मूवमेंट के कंसेप्ट को लेना है, भारत और विश्व का भूगोल है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, और सामान्य विज्ञान है। यहां पर जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है सामान्य विज्ञान की, और जिन वर्षों से लेकर मैं आपको बात कर रहा हूं वो है 2011 से आगे। पहले तो आपको यह समझना होगा कि 2011 से आगे आपको प्रश्न पत्रों को देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो नया पैटर्न है परीक्षा में, वो 2011 से ही आया है।
जिसके अनुसार अब आप परीक्षा को दे रहे हैं। जिन विषयों का समावेश किया गया है वो ये है, जिनके सिलेबस आपको दिए गए हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे। अगर आप 11 से 19 के पैटर्न को देखें तो प्रारंभिक परीक्षा का नया पैटर्न कब से आया है? 11 से 19। तो आपको परीक्षा के स्तर को समझने के लिए क्या करना होगा? 2011 से 2019 के पेपर को देखना होगा। कुल कितने प्रश्न हैं? अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में कुल 20 प्रश्न ऐसे हैं जो विज्ञान से आए हैं, सामान्य विज्ञान से आए हैं। हवा में मैं बातें नहीं करता। अभी एक वीडियो मैं इस साल के प्रश्न पत्र पे भी बनाने वाला हूं, अगला वीडियो आपको इसी पर होगा। 2018 में आप देखिए तो कुल 14 प्रश्न हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुल 14 प्रश्न हैं जो 2018 में आ रहे हैं, 14 प्रश्न 2017 में आ रहे हैं, 18 प्रश्न 2016 में आ रहा है। स्क्रीन देखते रहिए। 2015 में कुल 14 प्रश्न हैं। 2014 में आप देखिए तो 2014 में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, थोड़ा कैमरे के सामने से हटना पड़ेगा। 2014 में आप देख सकते हैं 18 प्रश्न हैं, 2013 में 16 प्रश्न हैं, 2012 में 13 प्रश्न हैं, 2011 में 18 प्रश्न हैं। सो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के प्रारंभ में क्या बोला था कि इस विषय का कुल महत्व अगर आप देखें तो 15% है, यानी लगभग 15 प्रश्न। ओके, तो इसके कंक्लूजन्स में मैं आपको लिख देता हूं कि इस पूरे के पूरे विषय का आपके परीक्षा में कितना महत्व है। तो 15 प्रश्न ले लीजिए, प्लस माइनस 2 से 3 क्वेश्चन को आप यहां पर ऐड कर लीजिए। सो 15 प्रश्न, उसमें 2-3 प्रश्नों को आप ऐड कर लीजिए, प्लस माइनस, यानी 13 से लेके 18 तक। 2019 में जो प्रश्न की संख्या थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी, जहां पर विज्ञान विषय से सर्वाधिक प्रश्न आए हैं। 5 वीडियोस जो इसके बाद बनेंगे, यहां पर तो मैं आपको पूरा का पूरा मुख्य परीक्षा की एनालिसिस करने वाला हूं। प्रारंभिक परीक्षा में आपने संख्या वाइज देखा कितनी संख्या है जो प्रारंभिक परीक्षा में इस विषय की है, नंबर वाइज। और मैं आपको इसके बाद जो 5 वीडियो बनाने वाला हूं, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, वहां पर 2015 से लेकर और 2019 तक के सबसे पहले सारे प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लेकर आऊंगा। देखिए, विषय तो प्रारंभ हो ही जाएगा, पर विषय को कैसे प्रारंभ करना यह जानना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद के जो 5 वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, पहले 2019, फिर 2018, 2017, 2016 और 2015। ये सारे प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सारे प्रश्नों की चर्चा वहां पर की जाएगी। उन चर्चाओं में, क्योंकि अभी आपने विषय को नहीं पढ़ा है या हो सकता है आप पढ़ते आ रहे हो, तो आप उन प्रश्न पत्रों में से काफी प्रश्न को लगा सकते हैं। अगर काफी प्रश्न समझ में नहीं आएंगे तो आगे की सीरीज में हम लोग उसके बारे में चर्चाएं करते रहेंगे। ओके, और यहां पर आपको यह भी समझ में आ जाएगा स्टैटिक और करंट्स, जो चीजें बोली जाती हैं उसमें सत्यता कितनी है। और हमें अपने परीक्षा में एक समन्वय बना के चलना है, यानी एक बैलेंस बना के चलना है, दोनों को इक्वल वेटेज देना है। सो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, मैं कभी आप पे भरोसा करता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आप जाइए 2015 से 19 का पेपर देखिए, तो मुझे पता आप ऐसे कितने लोग सीरियस हैं। ये चीज हर जगह है, हर क्लास में भी यही होता है। जब मैं फेस टू फेस क्लासेस पढ़ाता हूं तो शुरुआत में जब क्लासेस स्टार्ट होती किसी इंस्टीट्यूशन में, आप खुद देखते हैं बड़ी अच्छी संख्या होती वहां पर, लेकिन धीरे 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 जब समय गुजरता है तो लोगों को समझ में आ जाता है कि यूपीएससी उनके लिए नहीं बना है, या वो यूपीएससी के लिए नहीं बने। ओके, सो ऐसी चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं समय के साथ जब आप कुछ नहीं पढ़े होते हैं तो आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है पहले दिन क्लास में कि बस इस बार तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं, सिलेबस में घुसते जाते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, तो आपको समझ में आता है कि यह समुद्र है और समुद्र में हमें मछली भी करनी है। तो यहां तकनीकी का यूज करना होगा और बहुत तरीके से जाना होगा। ओके, और क्यों तरीके से जाना होगा उसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। अगर मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिखाऊं, ये देखिए, अगर मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिखाऊं इस विषय से जुड़ा हुआ, तो आपके सिलेबस में सिर्फ जनरल साइंस लिखा गया है। तो जनरल साइंस क्या है? एक समुद्र है, उसके अंदर इन्होंने कुछ भी वर्गीकृत नहीं किया है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ठीक है, अब मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊं या आप कुछ भी पढ़ें, मार्केट में बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो आप ले सकते हैं।
एनसीईआरटी उठाइए, लूसेंट उठाइए, बहुत सारी किताबें, छोटी छोटी बैंकिंग, पीओ क्लर्क के लिए लोग पढ़ते हैं, आप सब पढ़ जाइए। शरीर में कितनी हड्डी होती है, मसल्स की संख्या कितनी होती है, पढ़ते जाइए, ये भी जनरल साइंस में आता है। पर वही बात हो गई कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां ऐसी चीजों की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं कि आप आईएएस की तैयारी में और क्लर्क लेवल की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए आपको परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिखा गया है। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के अंदर कुछ नहीं है, क्या, कैसे, कितना, कोई पैरामीटर नहीं है। जब भी आप कोई भी परीक्षा देते हैं, जब से भी आप देते आ रहे हैं, आप देखिए आपको एक पाठ्यक्रम मिलता है, यहां पर पाठ्यक्रम में तो सिर्फ विषय के नाम लिखे हैं और 2 अक्षरों में सामान्य विज्ञान। और ऐसा सिर्फ इसी विषय के साथ नहीं है, ऐसा प्रारंभिक परीक्षा में तैयारी करने के लिए हर विषय के साथ है, हर विषय के साथ है। तो हर विषय को बहुत तरीके से समझना होगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 6 साल से प्रीलिम्स नहीं निकालते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं 1 साल आते हैं और प्रीलिम्स निकालकर, मेंस निकालकर, इंटरव्यू निकालकर, सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? अप्रोच का। इसमें डिफरेंस क्या है? समझ का। इसमें डिफरेंस क्या है? फोकस्ड का। ओके, तो फिलहाल वो धीरे धीरे इस पूरे इंटायर कोर्सेस में हम बात करेंगे। एक चीज और जो आपको शुरू में ही बता देना चाहिए कि जनरल साइंस में अगर हम बात करें, आपके पेपर को देखें तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे विषय हैं, ऐसा कुछ आपके सिलेबस में नहीं लिखा है। आपके सिलेबस में तो बहुत ही स्मार्टली इन्होंने जनरल साइंस लिख दिया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनरल साइंस। और जनरल साइंस के साथ साथ आप देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के प्रश्न पत्र हैं। वही प्रश्न जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे, उनकी संख्या लगभग 15 प्रश्न आते हैं, +- 2 to 3, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें मैंने 4 विषय में पूरे जनरल साइंस को बांट दिया है, पूरे 4 विषय में जनरल साइंस को बांट दिया है। ऐसा आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, आपका सिलेबस तो सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, मैंने 4 विषयों में बांट दिया है। वो विषय आप स्क्रीन पे देखिए, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, विज्ञान तकनीकी है। ओके, अब आप इन विषयों में अगर प्रश्नों को देखें तो आपके परीक्षा में प्रश्नों की संख्या क्या है, इस 11 से 19 की चर्चा करते हैं। ये पूरा इंटायर वीडियो आपको 2021 तक के लिए काम आएगा, 2021 तक के परीक्षा के लिए। उसके बाद फिर नए वीडियोस होंगे, नई चीजें होंगी, नया कोर्स होगा, उसको आप फॉलो करेंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर मैं आपको ओवरऑल पूछूं इन चारों में से, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से सबसे ज्यादा महत्व किसका है, तो आपको दिख रहा होगा 18 क्वेश्चन में से 18 विज्ञान तकनीकी, 13 में से 12 विज्ञान तकनीकी, 16 में से 9 विज्ञान तकनीकी, 18 में से 9 विज्ञान तकनीकी, 14 में से 13 विज्ञान तकनीकी, 14 में से 13 विज्ञान तकनीकी। आगे आप जाइए, 18 में से आपको कितना दिख रहा है, देखिए 18 में 16 विज्ञान तकनीकी, 14 में 11 विज्ञान तकनीकी, 14 में 14 विज्ञान तकनीकी, 20 में 18 विज्ञान तकनीकी। यानी अगर आप ओवरऑल देखें तो आप में जनरल साइंस में सर्वाधिक वेटेज जो है वो विज्ञान तकनीकी का है, तकरीबन 90% प्रश्न यहीं से होते हैं अगर आप यूपीएससी की परीक्षा में जाते हैं तो। और इनमें से मैंने आपको खुद ही बोला है कि 5 वर्षों के प्रश्न पत्र है ना, 5 वर्षों के प्रश्न पत्र 2015 से 2019 तक की चर्चा में हर विषयवार, हर वर्ष के अनुसार आपके सामने लाऊंगा। बायोलॉजी में भी अगर कोई प्रश्न आता है तो अगर आप प्रश्न पत्र देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका भी एक विशेष टॉपिक है जिस टॉपिक पर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टॉपिक से पूछे जाते हैं? हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य एवं बीमारियां, स्वास्थ्य एवं बीमारियां, और प्लस इनसे जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, इनसे जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, इनसे जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, जैसे मिशन इंद्रधनुष है ना, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, इन टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों का समावेश बायोलॉजी में होता है। ऐसे तो बायोलॉजी आप देखें तो बहुत बड़ी है बायोलॉजी अपने आप में भी, लेकिन अगर आप प्रश्न पत्र को देखें जो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं बोल रहा हूं, उसमें आपको इन्हीं टॉपिक्स पर यूपीएससी एग्जामिनर्स को अपने पेपर बनाते
आप देखेंगे। ओके, सो अच्छा खासा वेटेज विज्ञान तकनीकी का है और इस पूरी श्रृंखला में हम लोग विज्ञान तकनीकी को पूरी तरह से अच्छे से करने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये जो भी वीडियोस है आप इन्हें बाकी दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, ओके, ताकि जो लोग भी इस प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत ही उनका ठीक से हो जाए, और ये बहुत जरूरी है। जीएस पेपर 3 में मुख्य परीक्षा में विज्ञान तकनीकी आती है। अभी तक हमने प्रारंभिक परीक्षा में रोल देखा तो 100 क्वेश्चन में से लगभग 15% प्रश्न हमने बात की जो विज्ञान से आता है। 15% हमने बात की जो विज्ञान से आता है। अब हम जीएस के मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये 4 जीएस के पेपर है। जहां जीएस के पेपर 3 में मुख्य परीक्षा में आप विज्ञान और तकनीकी का समावेश देखेंगे, यानी विज्ञान और तकनीकी का समावेश आपको जीएस पेपर 3 के अंदर दिखेगा। इस सिलेबस को आपको याद कर लेना चाहिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको रट लेना चाहिए। क्या है विज्ञान तकनीकी का विकास, उनके उपयोग और रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान का क्या प्रभाव है। भारतीयों का विज्ञान तकनीकी में क्या अचीवमेंट्स है, और इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यानी भारतीकरण, राष्ट्रीयकरण जो हमारी तकनीकियों का है, और जो नई तकनीकियां जो विकसित हो रही हैं इसके बारे में, यानी ये वाला टॉपिक समसामयिकी से जुड़ गया। अवेयरनेस आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सूचना तकनीकी में, अंतरिक्ष तकनीकी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, नैनो तकनीकी के क्षेत्र में, जैव तकनीकी के क्षेत्र में, और बहुत सारे इश्यूज हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा है। इन सारे टॉपिक्स पर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार। और आपको एक बात मैं पहले ही बताता हूं, अगर आप सिर्फ इन विषयों की तैयारी कर लें, मतलब जो टॉपिक्स लिखे गए इन टॉपिक्स की तैयारी कर लें, इन चैप्टर्स को मान लीजिए अध्याय बना लीजिए, इनको अध्याय बना के तैयारी कर लें, आप 50% से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 60%। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अभी आगे प्रूफ करने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन्होंने इसमें ऐसे नहीं लिखे हैं, लेकिन उन पे प्रश्न रहे हैं। मैंने इस पूरे विज्ञान और तकनीकी को कुल 11 इकाइयों में बांट रखा है, और उन 11 इकाइयों की तैयारी करने के बाद जब आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे, मुख्य परीक्षा का हो या प्रारंभिक परीक्षा का हो, आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे। और जो मेरी बुक आती है मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन से, आप देखिए उन्हीं इकाइयों को क्रमवार तरीके से रखा गया है। उन इकाइयों के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स होने चाहिए उनको चैप्टर्स बनाकर उनको डिस्क्राइब किया गया है, और हर चैप्टर्स के बाद में उनसे जुड़े हुए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न दिए गए हैं। और पुस्तक समाप्त होने के बाद मुख्य परीक्षा का प्रश्न 13 से 19 तक के जितने भी आंसर हैं 20 तक के, वो आपको वहां पर लिखे मिल जाएंगे। और हर वर्ष ये पुस्तक आपको अपडेट मिलती है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान तकनीकी में कुल कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम लोग यहां पर करने वाले हैं, बहुत जरूरी है, शुरुआत में ही इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अपनी पुस्तक में भी ये 11 इकाई हैं जिनमें पूरे चैप्टर्स को, पूरी बुक को विज्ञान तकनीकी को बांट रखा है। और वो जनरल साइंस जो बायोलॉजी वाला जो टॉपिक है ना, स्वास्थ्य एवं बीमारियां, वो मैंने विज्ञान तकनीकी में ही दे रखी है। रीजन, उसका कारण यह है क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं पूरे बायोलॉजी में। तो ये 11 चैप्टर कौन कौन से, यानी यूनिट्स बोलिए, कौन कौन से जिनके अंदर बहुत सारे अध्याय आपको मिल जाएंगे, उनके बारे में एक बार मैं आपको यहां बोल देता हूं। पहला इकाई है भारत में विज्ञान एवं तकनीकी। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हैं जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अभी सिर्फ आप इकाइयों के नाम सुनिए। दूसरा ऊर्जा, तीसरा अंतरिक्ष तकनीकी, चौथा संचार और सूचना तकनीकी, पांचवा प्रतिरक्षा तकनीकी, छठा जो है यहां पर हम लोग कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कृत्रिम बुद्धि लब्धता, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं,
आगे आपको रोबोटिक्स मिलेगा, नैनो तकनीकी मिलेगी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इनसे जुड़े हुए जो भी राइट्स हैं उसके बारे में। एस्ट्रोनॉमी फिलहाल ज्योग्राफी में आती है। यहां हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है कण भौतिकी यानी पार्टिकल फिजिक्स। बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीकी, बीमारियां, उनसे जुड़े हुए विभिन्न तरह के इश्यूज, और प्लस डिफरेंट तरह के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो डिफरेंट तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला था आयुष्मान भारत, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इस तरह के जो नाम दे रहा था वो टॉपिक्स आएंगे। और प्लस यहां पर आपको कुछ विविध टॉपिक भी आएंगे जिन पर चर्चा हम लोग करेंगे। अब जैसे वाटर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर है, ओके, जैसे आरओ है, इस तरह की चीजों के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। साइबॉर्ग है, विट्रिसिटी है, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे के सारे जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो ये कुल 11 इकाई हैं जिसमें पूरे विज्ञान तकनीकी विषय को बांटा गया है। ओके, जिसको बांटा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लेते हुए। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 2013 से 2019 के प्रश्न पत्र को मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा, और बहुत जरूरी है दिखाना। आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस विषय का महत्व मुख्य परीक्षा में भी कितना है। यह चीज आपको समझ में आ जाएगी। बाकी इसके आगे की वीडियो से मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 5 वर्ष के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को दिखाऊंगा, उसके बारे में डिस्कशन भी करूंगा, और फिर जाके प्रारंभ होगा हमारा पहला चैप्टर। और उसी तरीके से फिर हम पूरे के पूरे कोर्स को लेकर चलेंगे, और ये पूरा ऑनलाइन कोर्स यहां पर समाप्त होगा। कोर्स बड़ा है, 15 प्रश्न अच्छे खासे वेटेज में आते हैं। उसके बाद पर्यावरण के टॉपिक्स पर जाएंगे, वहां के भी जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं जो बनाने वहां भी बाकी हैं, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। सो आई दोस्त, अगर आप मॉड्यूल कोर्स लेके चल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूल है, और अगर इंटायर कोर्स में है तो उस कोर्स का ये भाग है। यूपीएससी मेंस 2013 में क्या प्रश्न है विज्ञान तकनीकी से जुड़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात और, आप जानते हैं जो मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम है, नया पैटर्न है, वो कब से आया है? प्रारंभिक परीक्षा की तो चर्चा हो गई 2011 से 2019 तक, पर मुख्य परीक्षा की चर्चा तो अभी प्रारंभ हो रही है। मुख्य परीक्षा का जो नया पाठ्यक्रम आया है वो 2013 से आया है। इसीलिए मैं 2013 से जो विज्ञान तकनीकी के प्रश्न हैं जीएस पेपर 3 में, उनको आपको दिखाना उचित समझता हूं। आपकी आंख खोलने के लिए बहुत जरूरी होगा। 2013 से 2019 तक के प्रश्न पत्रों को आप पहले मेरे साथ यहां पर देखिए और उनको समझिए। जहां जरूरी होगा वहां थोड़ी बड़ी चर्चाएं भी करेंगे। ओके, और आगे आने वाले चैप्टर्स में जो क्वेश्चन जहां पर होगा वहां उसका डिस्कशन आपको मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो नए बनेंगे, नए भी बनेंगे। तो हर यूनिट से खत्म होने के बाद उनसे जुड़े हुए प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस होंगे जो आपका टेस्ट होगा, और वो आप मुझे भेजेंगे स्कैन करके, जिसको मैं चेक करके आपको फोन कॉल करके बताऊंगा इस आंसर में क्या त्रुटि है, इस आंसर में क्या इंप्रूवमेंट है जो करना है। तो ये क्लास काफी हद तक आपको फेस टू फेस की तरह ही मिलेगी। ओके, तो 2013 के प्रश्नों में क्या क्या प्रश्न आए हैं देखिएगा। भारत का जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो कैसे एलिविएट करता है कन्वेंशनल ऊर्जा की समस्या को। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कैसे कन्वेंशनल ऊर्जा, कन्वेंशनल मतलब जो व्यवहारिक है, जो हम जनरली प्रयोग में लाते हैं, कैसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इस समस्या के निदान के लिए कार्य करेगा, क्या करेगा, किस तरीके से करेगा। तो यहां पर आपको पहले तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में जानना होगा। एक्चुअल में दोस्त 2013 में ये इशू न्यूज में था। तो ये प्रश्न जो आया है ये असल में समसामयिकी से जुड़ा हुआ था उस वर्ष। जब मैं आपको ऊर्जा
बढ़ाऊंगा उस समय आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या होता है। कन्वर्शन एनर्जी पे तो बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको यूट्यूब पे डालेंगे, मेरे नाम से आपको मिल भी जाएंगे, तो उसको जोड़ दूंगा। अभी आप प्रश्न पत्र को समझें। ये टॉपिक आपको एनर्जी में मिलेगा, और एनर्जी मैंने बोला है ये क्या है, ये क्या है, ये एक यूनिट है जो हम डिस्कशन करेंगे। अगला यूनिट देखिए, फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन एफडीसी क्या है, उसकी क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। आजकल बहुत सारे इश्यूज हैं जो दवाइयों को लेके चल रहे हैं। फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन जो है, कहीं भी किसी भी दवा आपकी बॉडी के लिए हम रेजिस्टेंस नहीं बनाना चाहते हैं किसी पैथोजन को। कोई जो बीमारी देने वाला जो जीवाणु विषाणु है आपके शरीर में, वो इम्यून ना हो जाए, और आपकी बॉडी को इस तरह की दिक्कत ना होने लगे कि वो जीवाणु विषाणुओं को उस तरह की क्या हो गई, उनमें प्रतिरोधक क्षमता आ गई। सो कहीं ना कहीं दवाइयों में अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस रखे जाते हैं, और कहीं भी उस तरह की जीवाणु विषाणुओं को आपके शरीर में प्रतिरोधकता टाइप की चीजें को नहीं आने देते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, इस टॉपिक को हम बात करेंगे। स्वास्थ्य एवं बीमारियां जो एक यूनिट है, हेल्थ एंड डिजीज, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज मिलेंगे जिसमें आप ड्रग रेजिस्टेंस का केस पढ़ेंगे, सुपर बग का केस पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैं आपको बताऊं। जेनरिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, बायोसिमिलर के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे कंसेप्ट्स हम यहां पर बात करेंगे हेल्थ एंड डिजीज में। अगला एक प्रश्न है जो 2013 के मुख्य परीक्षा में पूछा गया। असल में क्रिकेट में क्या है, बहुत सारी ऐसी तकनीकियां हैं जो पारदर्शिता के लिए लाई गई हैं। बहुत सारे कैमरे, बहुत सारे सिलिकॉन टेप्स, बैट वगैरह में अगर थोड़ा सा भी टच भी हो जाता हल्का सा, तो जैसे नहीं अक्सर क्या होता था कि डिमांड के बेसिस पर अंपायर हाथ उठा देता था, और डिमांड तो करेंगे क्योंकि अपोनेंट टीम है, वो डिमांड करेगी, ओके, उसके बेसिस पर। तो वही यहां पर कह रहा है कि अंपायर डिसीजन जो रिव्यू प्रणाली है जो क्रिकेट में प्रयोग में लाई जाती है, उससे कौन कौन से वेरियस अवयव हैं, विभिन्न अवयव हैं। ओके, वहां पर सिलिकॉन टेप जो होता है, जो बैट के कॉर्नर एज पर लगा होता है, वो पूरे के पूरे प्रणाली को, सिस्टम को कैसे फेयर बनाता है। ये टॉपिक आपको मिसलेनियस में मिलेगा, विविध में। ये टॉपिक आपको मिसलेनियस में मिलेगा। अब देखिए, ये चैप्टर्स आपको जो लिखे गए हैं, किस तरह के टॉपिक्स, किस तरह के चैप्टर्स में आ रहे हैं, इन 11 यूनिट्स को देखकर आपको समझ आती है। ओके, और इन्हीं 11 इकाइयों को आप पढ़ें, आपके 100% प्रश्न कवर होते हैं। चर्चा नहीं, क्वेश्चन पेपर। चर्चा के लिए तो हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। ये चर्चा का ही डिस्कशन है जिसके लिए आप इस कोर्स में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रश्न देखिए दोस्त, अभी क्या होता है, आप तैयारी करते हैं, प्रश्न आपको पता नहीं है, ओके, और ये बहुत गलत है। आपको इसकी परख सबसे पहले होनी चाहिए, ओके। 2 प्रश्न और हैं जो 2013 में आए हुए हैं। क्या है? एक प्रश्न पूछ रहा है डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो क्या होती है, और इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं जो इसकी मदद से कार्य कर रहे हैं, क्या क्या है। यह जो टॉपिक है वो संचार और सूचना में आता है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार सूचना तकनीकी में आता है। डिजिटल सिग्नेचर पर प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है, पर यहां पर यह प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। आप देखिए ना, आजकल पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन है, हो क्या रहा है, और ऑनलाइन प्रणालियों के अंतर्गत ऑनलाइन सिस्टम को ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाने के लिए इस तरह के सिग्नेचर्स का प्रयोग करते हैं। आप प्रोडक्ट की समझते हैं, जब आप मान लीजिए एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक प्रोडक्ट की होता है जिसको आप डालते हैं, वो एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर है जो कंपनी उसको जनरेट करती है, उसको वो वेरीफाई करती है।
बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप ITR फाइल करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर आपको मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन सिस्टम को काफ़ी सेफ और सिक्योर बनाने के लिए ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी एक पार्ट है। उस साइबर सिक्योरिटी में इस तरह की बातें होती हैं कि डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए साइबर सिस्टम को सेफ और सिक्योर रखने के लिए। तो ये टॉपिक आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, चौथे क्वेश्चन में ही 2 पार्ट है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसके डिफरेंट एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इस तकनीकी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारी अंदर चीजें आती हैं जो हम प्रयोग में लाते हैं। ये टॉपिक मिसलेनियस में बहस का मुद्दा रहेगा, विविध में। अगर आपके पास मेरी पुस्तिका है तो आप देखेंगे ये टॉपिक मिसलेनियस में दिया है। ये सारे टॉपिक्स आपको पेपर में दिए हुए हैं इन्हीं चैप्टर्स में, जिसके अंदर आप 3D प्रिंटिंग में आप करते क्या हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जो आप इंस्टॉल करते हैं, कैड या एनिमेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं और जो इमेजेस को क्या करती हैं, उसको 3D फॉर्म में बना लेती हैं। और फिर आप जब प्रिंट ऑप्शन देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग होती है, वस्तुएं बनती हैं। ये कोई पेपर का प्रिंट नहीं है कि आपका रिटर्न कोई मटेरियल उसकी प्रिंटिंग हो जाती है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसकी बात होती है, तो इस पर भी बहस करेंगे, मतलब डिस्कशन करेंगे आपके साथ मिसलेनियस टॉपिक में। और 3D छोड़िए, आजकल 4D प्रिंटर्स भी आ गए हैं, 4D प्रिंटिंग की भी बात होती है, उस पर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। 4D प्रिंटर्स क्या होते हैं। एक इशू है जो हुआ था पेटेंट को लेकर, ग्लीवेक। असल में क्या था कि दोस्त, जो हमारा अपना एक पेटेंट लॉ है, जो कानून है जो हमने बनाया है, वहाँ पर कंपनियां जो होती हैं जो जनरली मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो दवाइयाँ बनाती हैं। अच्छी बात है, बनाती हैं। तो दवाइयाँ बनाती हैं ना, तो वो क्या करती हैं, उनमें अच्छा खासा R&D लगाती हैं, पैसे लगते हैं, तकनीकियाँ लगती हैं, लोग लगते हैं, उसमें खर्चा होता है और अंत में जाके वो सफल होती हैं, दवाइयाँ बनती हैं। तो अमूमन होता क्या है कि कंपनियां, उनका एक टाइमलाइन होता है, इतने साल तक वो उनका पेटेंट रहेगा, ठीक है। बाद में क्या होता है, ये कंपनियां उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके फिर से उन दवाइयों वगैरह का पेटेंट लेने की कोशिश करती है, जिसको आप एक तरह से सेकेंडरी पेटेंट भी कह सकते हैं, द्वितीयक पेटेंट के नाम से जान सकते हैं। ये टॉपिक आपको IPR के टॉपिक में मिलेगा, ये पूरा एंटायर डिस्कशन। और इस इश्यू को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, ठीक है, उसकी बहस यानी चर्चा भी आपको उस चैप्टर में मिलेगी, जिसके बारे में हम IPR में बात करेंगे। तो ठीक है, सेकेंडरी पेटेंट्स वगैरह बनाकर फिर उस दवाइयों को अपना राज समझकर उस पर पैसे कमाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वगैरह के डिसीजन आते हैं, ज्यादातर मेडिकल इंडस्ट्रीज में ही ये चीजें देखी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के डिसीजंस आते हैं जहां पर ग्लीवेक वगैरह के एप्लीकेशंस की बात की जाती है। आगे बात करते हैं UPSC मेंस 2014 पर। तो 2013 के जो भी प्रश्न हैं, 13 का मैंने आपको दिखा दिया। अभी कम से कम 5-6 साल के प्रश्न पत्र आपको और देखने हैं। अगर डिस्कशन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे प्रश्न पत्रों को देखने की कोशिश करें। 2014 के प्रश्न पत्र में मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न आया है, समझिएगा। पहला प्रश्न है, भारत के विश्वविद्यालयों में जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि विज्ञान जो है विषय वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह गया है आज के संदर्भ में। आज के जो लोग हैं वो बिजनेस प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग जॉब में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ज्यादा जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो विश्वविद्यालय भी कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गया है। इस पर कह रहा है कि क्रिटिकली कमेंट कीजिए। यह एक सामान्य प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए आपको मल्टी डायमेंशनल होना होगा, आपको डिफरेंट डायमेंशन में सोचना होगा। इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं यूनिट नंबर 1 में, भारत में विज्ञान और तकनीकी।
आप मुझे बताइए कि इस तरह की चीज़ें क्यों हैं। तो बहुत सारे डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, इकोनॉमिकल डायमेंशन है, मेनी डायमेंशन आप इश्यूज को ले सकते हैं कि लोग R&D में क्यों नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आप अपना उत्तर लिखिए ना, आप क्यों सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, आप उत्तर लिखिए ना। कुछ लोगों का होगा कि पैसे कमाने हैं, कुछ लोगों का होगा कि अच्छा खासा, अब देखिए पैसा कमाने चीज़ें आप अपना पर्सनल है, आप जानिए। कुछ लोगों का राष्ट्र के लिए कुछ करना है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। तो डिफरेंट तरह के लोगों के बहुत अप्रोचेस हैं। और आप भी जानते हैं कि अगर आप वैज्ञानिक हैं तो वैज्ञानिकों का कितना इज्जत आप इंडिया में देते हैं, आप जानते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मतलब इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, आप IAS PCS ऑफिसर हैं, ओके, फिर आप देखिए आपकी इज्जत कितनी है। तो डिफरेंस आपको दिखता है। समाज में भी कोई वैज्ञानिक है, उसकी इज्जत देख लीजिए, रुतबा देख लीजिए, पावर देख लीजिए, पैसा देख लीजिए, अब डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और सरकार भी तो नहीं चाहती इन चीज़ों में काम करना, क्योंकि सरकार भी क्या करती है, सरकार भी तो चीज़ें चाहती हैं कि दूसरे से ही खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में चीज़ें बनने महंगी हैं, तकनीकियाँ नहीं हैं, तो इसी तरीके से किसी दूसरे रास्ते से सस्ता मिल जाता है। तो अब आप मुझे बताइए, लोग चाइना आइटम करते हैं, हम चाइना का सामान नहीं लेंगे, इसका सामान नहीं लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आप इस पर काम क्यों नहीं करते R&D पर कि हम चाइना से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए, चाइना से सस्ता प्रोडक्ट बनाए? तो उसके लिए आपको एजुकेट होना जरूरी होगा। पर हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में ये विल है ही नहीं कि वो हमारे जनता को एजुकेशन की तरफ ले जाए। आप देखिए ना, पूछ तो रहा है यूनिवर्सिटीज आर बिकमिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड। आप IITs में जाइए ना, सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो BJP रही हो, सबकी बात मैं कर रहा हूं, जो आए हैं। एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए, महिलाओं के लिए फ्री कर देना चाहिए। फिलहाल वो पॉलिटिकल इश्यूज है, आप छोड़िए, उस बारे में बात नहीं करेंगे। आप IIT की फीस देखिए ना, 50% से ज्यादा बच्चा जो IIT दिल्ली में, अपने कैंपस की बात बता रहा हूं, अगर MTech करता है या कुछ भी कर रहा है तो अच्छी खासी फीस होती है। पहले ज़माने में मुझे याद है दोस्त, हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस इसलिए प्रेफर करते थे कि वहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा था और फीस कम थी। सबसे बड़ी बात, गरीबों के लिए फीस कम थी। तो आज यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या, कंज्यूमर ओरिएंटेड है, पैसे कमाने हैं, ओके, पैसे कमाने हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट है। चलिए, तो अब इसमें आपको मेनी डायमेंशन, और गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर कितना है इस पर, कुछ नहीं है। बात करेंगे जब मैं आपको पहला यूनिट्स पढ़ाऊंगा कि भारत सरकार भी, जब मनमोहन सिंह थे तो GDP का 0.9% के आसपास आता था, उससे थोड़ा आसपास, और जब मोदी जी आ गए तो 0.7% एक्सपेंडिचर हो गया। तो कोई भी गवर्नमेंट का विल है ही नहीं इस तरफ। हाँ, बातें सब बड़ी करते हैं, ठीक है, पर आप इस तरीके से अप्रोच नहीं लिखेंगे, आप एक बैलेंस में आंसर लिखेंगे। आप IAS एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा जाता है, अक्सर एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमेशा हम लोग प्रेफर करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और डॉक्टर नहीं भी प्रिस्क्राइब करते हैं तब भी हम ले लेते हैं। क्वेश्चन के सार को समझिएगा। और धीरे धीरे हमारे भारत में क्या होता है, इन दवाइयों के रेजिस्टेंस होते चले जाते हैं, हमें ड्रग रेजिस्टेंस का केस हो जाता है कि आगे चलकर उन दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह की बीमारियां अगर फिर से हमें होती हैं तो यहां पे प्रश्न ये है कि इनको मॉनिटर और कंट्रोल कैसे किया जाए, किस तरीके से इनको हम कंट्रोल करें, इस तरह के ड्रग रेजिस्टेंस केस को, और जो डिफरेंट तरह के जो इश्यूज हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से इन्वॉल्व हुए हैं उसके बारे में बताइए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ये टॉपिक आपको कहां मिलेगा, जब हम हेल्थ एंड डिजीज के बारे में जाएंगे, जब हम स्वास्थ्य एवं बीमारियों के चैप्टर में जाएंगे तो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। यहां पे बहुत सारे केसेस, इश्यूज पूछ रहा है जो इन्वॉल्व हुए, बहुत सारे इश्यूज है ना। आप ड्रग रेजिस्टेंस का केस सुना होगा आपने, ट्यूबरकुलोसिस में MDR, XDR, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, इस तरह के केसेस सुना होगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो सुपर बग टाइप नाम सुने होंगे, स्पेनिश में ड्रग रेजिस्टेंस होता है, सुपर बग का मतलब। आपने NDML1 का नाम सुना होगा, न्यू दिल्ली मेटालोबीटा लैक्टमेज का नाम सुना होगा। आपने 2012 के आसपास एक प्रश्न UPSC के मेंस में पूछा गया था, MRSA इन्फेक्शन का नाम शायद सुना होगा। ये सारे के सारे जो आप उदाहरण देख रहे हैं, MDR, XDR,
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, सुपर बग, NDML1 न्यू दिल्ली मिटालोबीटा लैक्टमेस, MRSA का केस मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। मेथिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिस एंटीबायोटिक के विरुद्ध स्टेफिलोकोकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस हो जाता है, प्रतिरोधकता हो जाती है, जो IAS के मेंस में 11-12 में प्रश्न भी पूछा गया है मेंस की परीक्षा में। ये सारे के सारे डिफरेंट इश्यूज हैं जो इन्वॉल्व हुए हैं। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अधिक दवाइयों की वजह से हुए, गलत दवाइयों की वजह से हुए, बार बार दवाइयों की वजह से हुए। आप कोरोना के केस में सुनते होंगे भारतीयों में प्रतिरोधकता ज्यादा है, तो भारत छोटी छोटी बातों पे भारतीय जो होते हैं दवाइयां थोड़ी ना खा लेते हैं। हम देसी चीजों की कोशिश करते हैं पहले, और हमारे यहाँ इतनी जागरूकता भी नहीं है। वही अमेरिकन यूरोपियंस देखिए, वो छोटी छोटी बातों पे दवाइयां खाते हैं, तो उनके शरीर में उस तरह के पैथोजेंस को क्या है, इम्यून है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, दवाइयां ववाइयां का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। और हमारे शरीर में ऑलरेडी इस तरह की प्रतिरोधकता प्रोटीन होती है जो बन जाती हैं और हमें इस तरह की समस्याओं से निदान दिलाती हैं और हम इन बीमारियों से बच जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी बात पर दवाइयां ना लिया करें। और अगर दवाइयों का एक डोज डॉक्टर ने बोला है कि आप उसको 5 दिन लीजिए, तो 3 दिन पे फीवर उतर जाने के बाद आपको बंद नहीं कर देना चाहिए, उसका पूरा डोज लेना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, उस पैथोजन को इम्यून कर रहे हैं, उसमें रेजिस्टेंस हो जाए और बाद में वही दवाइयां आपको इफेक्टिव ना हो। वही पैरासीटामॉल मुझे याद है किसी जमाने में हम लोग 100 mg लिया करते थे, धीरे धीरे 200 हुआ, 400 हुआ, 500 हुआ, आज 650 mg लेना पड़ता है। वो भी दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, फीवर नहीं उतरा तो 3 बार भी लीजिए। और अब 3 दिन फीवर नहीं उतरता, 10 दिन लग जाते हैं वायरल फीवर को उतरते हुए। आप खुद इसका उदाहरण जानते हैं, बेहतरीन तरीके से आप इसके उदाहरण को जानते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं। मुख्य परीक्षा में 2014 में जो प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन कह रहा है किसी वैश्विक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो सिग्निफिकेंस है, उनके महत्व हैं, क्या क्या उनके सोर्सेस हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, और कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट। कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट, इनको अलग अलग करें, इनको डिस्टिंग्विश करें, इनका कंपैरिजन करें, किस किस लेवल पर इनमें क्या क्या अंतर है। यह प्रश्न कहां आएगा, यह प्रश्न आपको मिलेगा IPR के टॉपिक में। और IPR जो है आपने देखा कि क्या है, IPR एक चैप्टर है, यूनिट है जो हमें आपको पढ़ना है। ऊपर क्या देखा, हेल्थ एंड डिजीज एक यूनिट है जो पढ़ना है। उसके ऊपर क्या देखा इस प्रश्न में, विज्ञान तकनीकी भारत में पहला ही यूनिट है जो हमें पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि अप्रोच जो UPSC का है वो इस इंटायर वीडियो उसके साथ समझ में आता होगा। जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को इस वीडियो को। ये पहला वीडियो, मैं ऑलरेडी इसको फ्री अपलोड कर रहा हूं कि ये चीजें हर किसी तक जानी चाहिए। अब यहां पे हम बात करते हैं UPSC मेंस 2015 की। 13 कर लिया हमने, 14 कर लिया, 15 के प्रश्न पत्रों को देखते हैं। UPSC मेंस 2015 में क्या किया UPSC ने, स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन में प्रश्न आया कि स्टैंडर्ड पोजीशनिंग प्रणाली और प्रिसीजन पोजीशनिंग प्रणाली जो GPS एरा में, GPS तकनीकी में प्रयोग में लाया जाता है, उसका क्या मतलब है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, उसका क्या मतलब है। और दूसरा पार्ट जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जो भारत का IRNSS कार्यक्रम है जिसमें कुल 7 उपग्रहों को एक साथ लगाकर कार्य कराए गए हैं, ओके, उसके उपलब्धियां भारत के संदर्भ में बताइए। यह प्रश्न आपको अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़ा हुआ है, स्पेस टेक्नोलॉजी, जो आपने एक यूनिट लिखा है जहां पर आपको GPS के बारे में बात करनी होगी। IRNSS वही है जिसकी जरूरत भारत को कारगिल के समय हुई थी। कारगिल मतलब 1998। उसमें अटल जी की गवर्नमेंट थी, भारत में कमाल के लीडर थे। कभी उनकी भाषण को आप सुनिए,
मंत्र मुग्ध करने की क्षमता थी। उनके जो हिंदी थे, उनकी उनकी हिंदी सुनिए, जो सुषमा जी थी उनकी हिंदी सुनिए। इस तरह की हिंदी आजकल के नेता लोग कहां बोल पाते हैं। कमाल की हिंदी, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, कितने क्रमबद्ध तरीके से इन सारी चीजों को वो प्रयोग में लाते थे। गुणवत्ता परक बोली, इतनी अच्छी हिंदी मैंने बोलते हुए बहुत कम लोगों को ही देखा। और समय के साथ हिंदी लोग भूलते जा रहे हैं। इवन हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, जब उनके उत्तर देखता हूं तो उनके उत्तर लेखन में कई त्रुटियां मुझे मिलती हैं। चलिए, ये आपका पर्सनल है जो आपको नहीं करना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं, फिलहाल चलिए तो मेल का जमाना है, उसमें 25 मात्राएं गलत हैं, तो कितने शर्मसार होंगे आप खुद समझते हैं। पहले तो आप सिलेक्शन ही ले लीजिए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरह की गलतियां बर्दाश्त नहीं होंगी। सो कारगिल के टाइम में असल में क्या था, उस कारगिल जो पहाड़ी एरिया है, उन एरियाज में पाकिस्तानी बंकर्स थे और हम नीचे के एरियाज में थे। वो लोग ऊपर से बुलेट चला रहे थे, गोली बारूद फेंक रहे थे, भेज रहे थे, और हमें उनके लोकेशंस पता नहीं चल रहे थे। तो हमने क्या किया, अमेरिका से कहा, भाई तुम एक काम करो, हमें थोड़ी अपनी हेल्प दे दो। उस समय वैश्विक जीपीएस अमेरिका के पास ही था, जो पूरे विश्व में हर जगह को देख सकता था। उसका नाम था नाउस्टार। अमेरिका का उसका नाम था नाउस्टार। 1970s के आसपास ही अमेरिका ने इस ग्लोबल जीपीएस को लगा लिया था, लेकिन शुरुआत में मिलिट्री पर्पसेस के लिए ये जीपीएस का प्रयोग किया गया। वो अलग बात है कि आज इसको सिविलियन यूज के लिए भी ला रहे हैं। इसका पूरा नाम है नेविगेशन, सैटेलाइट एंड रेंजिंग। आगे बात करेंगे, अंतरिक्ष तकनीकी में जाएंगे। तो उस समय रशिया का ग्लोनास नहीं था, उस समय भारत के पास कोई अपने क्षेत्रीय जीपीएस भी नहीं था जो सिर्फ अपने क्षेत्र को देख, ये तो वैश्विक था। तो बिल्कुल कारगिल एरिया को भी देख रहा। तो भारत ने कहा, भाई अमेरिका तो मुझे हेल्प दे दो, बता दो उनके बंकर्स किधर हैं। उस हिसाब से हम अपने रॉकेट्स को भेजेंगे और उनके बंकर्स को डैमेज कर कारगिल हमारा जो है हमारे पास आ जाएगा, उस एरिया में जहां पे फाइट हो रही है। अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, नहीं दिया आपको सुविधा। तब उस दिन आप जगे, थोड़ा लेट में जगे, नहीं तो अच्छे खासे सैनिकों को शहीद होने से हम बचा सकते थे। कितनी माओं का जो गोद सूना हो गया उसको हम बचा सकते थे। तकनीकी की कमियां। अमेरिका क्या करता है, कहीं वार होता है, बहुत कम कैजुअलिटी होती है इनके सोल्जर्स के साथ और उनके हजारों लाखों वो मार देता है। क्यों? तकनीकी। भारत तो कभी तकनीकियों पर ज्यादा ध्यान देता ही नहीं है, एक्सपेंडिचर ही नहीं है, सिर्फ बातें बड़ी करता है। ये मत सोचेगा कि हमने 2-4 मिशन भेज दिए, बहुत बड़ा काम कर दिया। अभी दिल्ली दूर है, बहुत काम करना बाकी है। ये फाइटर प्लेन्स देखिए, डिमांड पे ही चला जा रहा है, डिमांड पे ही चला जा रहा है। कितने फाइटर प्लेन है जो आपने बनाए? डिफेंस से बताऊंगा, कुछ ही तो है, मारूत है, तेजस है, कुछ ही तो है जो आपने बनाए हैं। ओके, सो आईआरएनएसएस के पीछे देश की सिक्योरिटी थी, आईआरएनएसएस के पीछे बॉर्डरिंग एरियाज को भी सेफ और सिक्योर करना था। तो इस तरह के एडवांटेजेस हैं जो हम बात करेंगे। और जहां 2 अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ, स्टैंडर्ड पोस्टिंग सिस्टम जो आईआरएनएसएस की मदद से हम 7 उपग्रहों को लगाकर यूज करेंगे, वो स्टैंडर्ड पोस्टिंग सिस्टम जिसे शॉर्ट में आप एसपीएस कहते हैं, वो सिविलियन यूज के लिए होगा। ये सिविलियन यूज के लिए होगा। और जो प्रिसीजन पोस्टिंग सिस्टम है ये डिफेंस पर्पसेस के लिए होगा। डिफेंस बोला तो दोस्त मिलिट्री पर्पसेस के लिए। ये इनक्रिप्टेड होगा, सेफ और सिक्योर होगा, मिलिट्री पर्सनल्स के लिए यूज किया जाएगा। इसकी सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। और जब आपको क्लास में, जब ये वीडियोस आपको बढ़ा रहा हूँ आगे, जब मैं स्पेस पे पहुंचूंगा तो बताऊंगा मोदी जी ने इसी का नाम चेंज नहीं किया, डेडिकेट कर दिया फिशरमैन ऑफ इंडिया को, और इसी के लिए एक नाम और यूज किया जिसको हम बोलते हैं नाविक। नाविक का पूरा नाम होता है नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। जिससे हमारे जो फिशरमैन होते हैं वो गलती से समुद्र में हमारा इंडिया का एरिया छोड़ दूसरे कंट्री के एरिया में घुस जाते हैं, क्योंकि वहां कोई ऐसा बॉर्डर तो लगा नहीं होता, भैया इंडिया खत्म, अब ये वाला एरिया शुरू हो रहा बांग्लादेश का। बांग्लादेशी मछुआरे इंडिया पकड़ लेता है, इंडियन मछुआरे बांग्लादेशी पकड़ लेता है। भाई समुद्र में इस तरह का डिमार्केशन नहीं होता। तो इनके पास क्या होगा, नाविक की सुविधा होगी और ये समझ जाएंगे कि अब ये गलत जा रहे हैं, लौट आइए। आगे बात करते हैं। प्रोहिबिटिव लेबर रोबोट्स के द्वारा कैसे मैनेज होता है, बात करेंगे। रोबोट्स आया ही ग्रीक वर्ड से है जिसका नाम है रोबोटो। रोबोटो का मतलब ही होता है सेल्फ लेबर, स्वतः कार्य करने वाला। जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एक कृत्रिम बुद्धि लब्धता, एक मशीन खुद ही कार्य करने लगेगी तो कहीं ना कहीं जो लेबर सिस्टम है वो प्रॉफिट हो ही जाएगा। कहते तो हैं जब एआई आएगा तो बहुत लोग जॉब से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन जब एआई आएगा तो लोग समझ भी जाएंगे कि जब जॉब थी तो हमने उसकी महत्ता को नहीं समझा। और आप समझ सकते हैं, रिलायंस इज ग्रोइंग, बीएसएनएल इज गोइंग टू डंप, एमटीएनएल इज गोइंग टू डंप, क्योंकि सरकारी सेवा जो है ना, वो आप कितना सीरियस होके आप करते हैं सबको पता है। ओके, इसीलिए समय के साथ अगर गवर्नमेंट सारी चीजें बेच रही है तो इसके पीछे जिम्मेदार आप हैं, आप हैं। बीएसएनएल एमटीएनएल में लाखों एम्प्लॉइज हैं और ये एयरटेल और ये जियो हजारों एम्प्लॉइज हैं बस, और वो आपसे आगे हैं। तो सरकारी नौकरी क्यों खत्म हो रही है, इसके पीछे जिम्मेदार सरकार को गालियां देना नहीं है, आप और हम हैं। जब सुनने में आता है कि रेलवे के 10 लाख ब्लैंकेट चोरी हो जाते हैं तो सरकार ने चोरी किया है, सरकार ने आपको सुविधा दी थी, आप हम चोरी करते हैं। चलिए, आप कितने देशभक्त हैं वो तो आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पे दिखने को हमें मिलता ही है, वास्तविकता तो यहां दिखती है। आइए और बात करते हैं। अब बात यहां पर होती है कि डिफरेंट तरह के जो इनिशिएटिव हैं, जो अनुसंधान वगैरह में विभिन्न तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो नए नए प्रयोग इनोवेशन कर रहे हैं उनके बारे में बताइए। तो ठीक है, बात करेंगे ना, भारत में कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है। डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज भी भारत के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं रोबोटिक्स के उत्थान के लिए। तो बात करेंगे, आजकल इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स वगैरह भी भारत में अच्छा खासा बन रहा है, जिसको कोरिया, अमेरिका, जापान जैसे कंट्रीज भी भारत से लेते हैं, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। अक्यूट करते एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, मनुष्य सदृश रोबोट है जो भारत ने भी बनाया है, क्यूट। आगे आइए, अब इसमें और भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो इस साल पूछा गया है कि क्लाउड होस्टिंग क्या है गवर्नमेंट बिजनेस के लिए जो हम प्रयोग में लाएंगे। तो बात करेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, यहीं पर क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड होस्टिंग इस तरह के शब्द आते हैं, पुस्तिका में भी मेंशन है, पुस्तक में आप उसको बिल्कुल पढ़िएगा, मत छोड़िएगा, ठीक है। ये सारा वीडियो आपकी आंख खोलने के लिए बनाया जा रहा है और क्रमवार तरीके से इन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इस पे बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड एसेस। गूगल ड्राइव आप लोग सुनते होंगे, इस तरह का क्लाउड है, इंटरनेट क्लाउड इस तरह का क्लाउड होस्टिंग है जो सर्विसेज दिया जाता है किसी बिजनेस के लिए, किसी प्लेटफॉर्म को यूज करके इस तरह की जो सर्विसेज दी जाती हैं उसको होस्टिंग कहते हैं। यहां पे एक डिस्कशन है टीकेडीएल के बारे में, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जो भारत के संदर्भ में है क्या है, और डिजिटल लाइब्रेरी पे प्रश्न 2019 के मुख्य परीक्षा में भी आए हैं। ये प्रश्न भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। असल में आयुष मिनिस्ट्री ने क्या है, ओके, टीकेडीएल टाइप का प्लेटफॉर्म लाया है। पर्पस क्या है कि जो भारतीय मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका रिकॉर्ड बनाना, उनके फॉर्मुलेशंस, उनमें कौन कौन से ग्रेडियंट्स हैं, किस किस मात्रा में, उसका पूरा इंफॉर्मेशन देना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपडेट करना। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत का पौधा है, भारत को इसके महत्व के बारे में पता है, तो भारत को उसके पेटेंट में मदद मिलती है। तो वही ये प्रश्न है जो यहां पूछा गया है कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसके अंतर्गत 2 मिलियन मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस, जहां 2 मिलियन मतलब 20 लाख से ज्यादा डिफरेंट तरह के फॉर्मुलेशंस है ना, एक पावरफुल वेपन है भारत के लिए पेटेंट की लिहाज से। ओके, उसका क्या प्रॉस है, उसका क्या कॉन्स है, क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, उसके बारे में बताइए। और डिजिटल लाइब्रेरी ही प्रश्न 2019 के भी मुख्य परीक्षा में आया। अगर आप प्रश्न पत्र देख रहे होंगे तो क्वेश्चन आपको काफी हद तक मिलता जुलता मिल गया था। इवन जो प्रश्न आप मेंस में देख रहे हैं, आपको जब प्रीलिम्स की चर्चा करूंगा तो बताऊंगा, ये आपके मेंस में आईआरएनएसएस का प्रश्न देखिए ना, जो अभी आपने देखा मेंस में, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम और प्रिसिजन पोजिशनिंग सिस्टम, यही प्रश्न आपके पेपर के मेंस में आया हुआ है, सॉरी पीटी में आया हुआ है 2018 के आसपास। जब मैं 2018 के आसपास के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर का डिस्कशन कर रहा हूंगा तो आपको इसकी जानकारी दे रहा हूंगा। अब बात करते हैं 2016 की। अब बात करते हैं 2016 के प्रश्न पत्र की। 2016 में क्या हुआ, किस तरह के प्रश्न मुख्य परीक्षा में दिए गए। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 2016 में जो प्रश्न पत्र आया है उसमें
यूपीएससी में पूछा गया है कि करंट स्टेटस क्या है रिन्यूएबल ऊर्जा का, नवीकरणीय ऊर्जा का या अक्षय ऊर्जा का, और क्या लक्ष्य है जो भारत ने बनाया है नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर, अपने राष्ट्र के संदर्भ में बताइए। यानी भारत के संदर्भ में आज करंट स्टेटस क्या चल रहा है और समय के साथ हम क्या अचीव करने वाले अक्षय ऊर्जा को लेकर, किन किन स्रोतों के द्वारा, उसके बारे में बताइए। और साथ ही साथ इसका दूसरा ऑप्शन एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि जो लाइट एमिटिंग डायोड है एलईडी, जो राष्ट्रीय प्रोग्राम जो लेकर आया गया है एलईडी को लेकर, उसके बारे में चर्चा कीजिए यानी डिस्कस कीजिए। तो बात करेंगे एक तो डीएलपी डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम, और दूसरा उजाला स्कीम जिसके बारे में आपने सुना होगा, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ये ऐसी स्कीम्स हैं स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, घर घर तक एलईडी लाइटिंग को पहुंचाने की बात करते हैं। यानी आपके पेपर में गवर्नमेंट स्कीम्स पर भी आधारित प्रश्न का समावेश है, प्रश्न का समावेश है। और आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपको मिलेगा ऊर्जा के यूनिट में। देखा, मैंने आपको यूनिट का नाम लिखने के बाद इन प्रश्न पत्रों को दिखा रहा हूं तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो रही हैं कि इन्हीं यूनिट्स को फोकस करना है अगर मुख्य परीक्षा को देखना है। आगे प्रीलिम्स में भी बात करेंगे। प्रीलिम्स में भी आप देखिए यही 11 यूनिट्स आप ध्यान रखें, प्रीलिम्स मेन सारे हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है इंडिया का अचीवमेंट्स स्पेस विज्ञान तकनीकी में। तो ठीक है, अंतरिक्ष तकनीकी में किस तरीके से विज्ञान तकनीकी का क्या अचीवमेंट्स है उस पर टिप्पणी लिखने को कह रहा है, और कह रहा है कैसे यह तकनीकी भारत के सोशियो इकोनॉमिक विकास में प्रयोग में लाई जाती है। यानी यह प्रश्न आप देखिए तो अंतरिक्ष तकनीकी का है, स्पेस का, और प्लस इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है। अगर दोनों चीजों को आप समझते हैं कंसेप्ट्स को, तब जाके आप उत्तर लिख सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अंतरिक्ष तकनीकी में जो हम उपग्रहों को भेजते हैं, ओके, अंतरिक्ष तकनीकी में जो हम उपग्रहों को भेजते हैं, तो उपग्रह को भेजना, अपनी कक्षा में स्थापित करना, यह अंतरिक्ष तकनीकी है। उस उपग्रह के अंदर लगाए गए पेलोड की मदद से सी बैंड ट्रांसपोंडर, एस बैंड ट्रांसपोंडर, एल बैंड ट्रांसपोंडर, एक्स बैंड ट्रांसपोंडर, के बैंड ट्रांसपोंडर, के यू बैंड ट्रांसपोंडर, जिसकी चर्चा विषय के अंदर करेंगे, लगाकर जब आप संचार, सूचना, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी सुविधाएं लेते हैं, जीपीएस सारी सुविधाएं लेते हैं, सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, बिजनेस नेटवर्किंग, ये फैसिलिटी सोशियो इकोनॉमी की तो है। इकोनॉमी का बूम होता है, हमारा सोशल स्टेटस अच्छा होता है, ई गवर्नेंस सर्विसेज आते हैं। ओके, तो इस चीजों को, इसका उत्तर लिखने के लिए आपको 2 चैप्टर की समझ होनी चाहिए, अंतरिक्ष और प्लस संचार सूचना तकनीकी। तो ये दोनों चैप्टर्स आपने यूनिट्स में लिखे हैं, इनको हमें डिस्कशन में रखना है। और आगे बढ़ते हैं। अगली बात होती है नैनो तकनीकी। 21वीं सदी की एक की तकनीकी है, ठीक है, यानी फ्यूचर है नैनो तकनीकी। अब नैनो तकनीकी इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की तकनीकी है। बोल लीजिए। और साथ साथ कह रहा है यहां पर कि जो भारत सरकार का जो मिशन है नैनो तकनीकी को लेकर, ओके, मतलब नैनो मिशन वगैरह की बात कर रहा है, उसके बारे में बताइए किस तरीके से वह भारत में कार्य कर रहा है, उसके फीचर्स के बारे में बताइए। तो ठीक है, इसमें भी आते हैं, नसक आता है, नतक आता है, इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं जो नैनो मिशन के अंदर हैं। 2007 के आसपास ये प्रोग्राम लाया गया, शुरुआत में 5 साल के लिए था, 5 या 7 के आसपास, बताऊंगा इसको जब मैं टॉपिक पर आऊंगा। 5 साल के लिए था, बाद में इसको एक्सटेंशन की बात हो रही है। अभी रिसेंट करंट अफेयर्स में भी नैनो मिशन को लेकर कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई हैं, है ना, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुए हैं जिनमें इसके डिस्कशन किए गए, तो उसको मैं आपको करंट से जोड़ भी दूंगा। तो ये जो टॉपिक है ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नैनो वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रश्न नैनो तकनीकी से बना है। रोबोटिक्स पे अभी आपने पीछे प्रश्न देखा था, नैनो पे आपने इधर आगे प्रश्न देखा है। अब हम आते हैं 2017 के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र पर। 2017 के मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं मुख्य परीक्षा में, देख लेते हैं। 2017 में जो प्रश्न आया है वो आपकी स्क्रीन पर है। यहां 4 प्रश्न हैं जो आपके पेपर में 2017 के मुख्य परीक्षा में
दिए गए हैं। क्या है समझिएगा। पहला प्रश्न है जो स्टेम सेल थेरेपी से जुड़ा हुआ है। स्टेम सेल थेरेपी भारत में काफी हद तक पॉपुलर हुआ है, काफी पॉपुलैरिटी इसको मिल रही है। और मेडिकल कंडीशन जो है भारत में बहुत ऐसी बीमारियां हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देखिए, आपके पेपर में ही लिखा गया है, जैसे ल्यूकेमिया है, जैसे थैलेसीमिया है। ओके, अगर आपकी स्किन बर्न हो जाती, इन सब केसेस में स्टेम सेल एक अच्छी थेरेपी उपचार के रूप में है, काफी पॉपुलर हो रहा है। तो वही कह रहा है स्टेम सेल थेरेपी का एडवांटेज क्या है, इसके ट्रीटमेंट को लेकर इसके बारे में बताइए। ये टॉपिक आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जैव तकनीकी के अंतर्गत। जैव तकनीकी एक यूनिट है। फिलहाल स्टेम तकनीकी बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। अब बहुत सारी कंपनियां हैं, जब आपके बच्चे होंगे तो आपको कहेंगे कि भाई ऐसा है कि अपने बच्चे का स्टेम सेल प्रिजर्व कर लीजिए। नहीं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका अम्बिलिकल कार्ड, नाल जिसको बोलते हैं, उसे कट किया जाता है। वहाँ पे स्टेम सेल जो मौजूद होते हैं वो लिविंग कंडीशन में होते हैं शुरुआत में, उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, क्रायो प्रिजर्वेशन एक तरीका होता है जहां -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में द्रवित नाइट्रोजन के अंदर हम इस तरह के टिश्यू, सेल, डीएनए वगैरह को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इन्वायरमेंट में भी ये टॉपिक आता है परस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत, एक्सी2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन जिसे आप कहते हैं। और कल को भविष्य में उस बच्चे को कोई समस्या होती है तो स्टेम सेल से उसकी थेरेपी की जा सकती है। जैसे ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, जैसे किसी की स्किन जल गई तो कोई बात नहीं, आप उसी स्टेम सेल से उसके स्किन बनाकर उस स्किन से उसकी थेरेपी कर दीजिए। अब कोई मान लीजिए 50% स्किन बर्न हो जाता है, कहाँ की बॉडी का पार्ट का स्किन लगा के आप वहां पर ठीक करेंगे? संभव ही नहीं है। और आपको आपकी ही स्किन चाहिए, आपके स्टेम सेल से आपकी स्किन बन जाएगी। स्टेम सेल में तो आपको बताऊंगा थेरेपेटिक क्लोनिंग होता है, उपचारी क्लोनिंग होता है। और उपचारी क्लोनिंग में अंग बनाते हैं, अंग, ऑर्गन क्लोनिंग जिसे कहते हैं। आप मुझे बताइए, आपको पता है दोस्त, अगर मान लीजिए मुझे किसी अंग की जरूरत है, मुझे किडनी चाहिए और आप मुझे अपनी किडनी दे रहे हैं, तो पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, आपकी किडनी मेरी बॉडी में जाएगा तो रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट होगा? रिजेक्ट इसलिए होगा क्योंकि आप दूसरे माँ बाप की संतान है और मेरे माँ बाप दूसरे हैं। आपका जीन मेरी बॉडी में वाला किडनी वाला जीन किडनी जाएगा तो रिजेक्ट होगा, रिजेक्शन होगा। इसीलिए मुझे पूरी लाइफ इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन लेकर चलना होगा, क्योंकि आपकी किडनी मेरी बॉडी में जाने पर मैं और जल्दी मर जाऊंगा। इसीलिए जब आपको कभी किडनी की जरूरत होती है, किसी बॉडी पार्ट की जरूरत होती है, तो पहले डॉक्टर कहता है आप एक घर का कोई अपना मेंबर है जो देना चाहता है। अगर आप जिंदगी भर कुकर्म ही किए हैं, अपने घर वालों को परेशान किए हैं, भगवान करे आपको वो समझा दे तो अच्छा, आपको समझ आ जाएगा कि फैमिली का महत्व कितना होता है। चलिए, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, भगवान ना करे ऐसा कुछ कभी आपके साथ हो। सब स्वस्थ रहें। आपको पता है क्यों ऐसा कहता है कि घर का कोई मेंबर देना चाहता है? रीजन है इसके पीछे, क्योंकि घर का कोई मेंबर देता है तो 30, 40, 55% जीन तो समान होता है ना। उसी माँ बाप के 3-4 बच्चे हैं, भाई बहन वगैरह, या माँ बाप, यार 40-50% जीन तो सब में मिलेगा ना। भाई बहन देखिए ना, दिखते भी एक तरह से हैं। तो किडनी का भी क्या होगा, काफी हद तक सिमिलरिटी मिलेगी और वो एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर स्टेम सेल से आप 100% आप किडनी बना लें, पूरी तरह से किडनी बना लें और उस किडनी को अपनी बॉडी के अंदर डालें, 100% एक्सेप्टेंस होगा, क्योंकि वो आपके स्टेम सेल से आप ही किडनी बनाई गई है। और आपको पता है, मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं, पहले बच्चे के केस में मैंने स्टेम सेल प्रिजर्व नहीं किया है और दूसरे वाले बच्चे के केस में मैंने स्टेम सेल प्रिजर्व कर लिया। पता है, हम हस्बैंड वाइफ और मेरे दोनों बच्चों के लिए वो एक बच्चे का स्टेम सेल ही यूज किया जा सकता है ट्रीटमेंट में। यस, यहां नहीं, टॉपिक्स में। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, विज्ञान तकनीकी में आपको सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहा हूं, टॉप क्वेश्चंस तो बनेंगे पर मजा भी आना चाहिए। जब तक पढ़ाई में आपको रस नहीं मिलेगा, आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं बैठ सकते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, काफी वीडियोस हैं जो आप देखना पसंद करते हैं, और पक्का मैं आपको डंके की चोट के साथ कहता हूं, कोई ऐसा वीडियो बना दे बिना पढ़े आईएएस बन जाइए, 1 करोड़ व्यूज 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, क्योंकि आप उसी तरह के विद्यार्थी हैं, बिना पढ़े आईएएस क्वालिफाई करना चाहते हैं। और कोई आपको बोले नहीं 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि सच्चाई चुपती है,
है ना, और 8 घंटा 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा दोस्त, हम आपको बोलते हैं, क्योंकि सिलेबस इस तरीके से है, क्वेश्चन इस तरीके से है, और आपको चलना पड़ेगा। और मैं तो आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, हवा हवा में बातें नहीं, बहुत ही सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध। ये 3 वर्ड तो मैंने रट लिए हैं, ठीक है, और ये 3 वर्ड मैं चाहता हूं आप में से जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, रट लीजिए और इसी तरीके से फॉलो कीजिए। ओके, फेंकने वेंकने की आदत मत डालिए, हमने फोड़ दिया फाड़ दिया इस बार कर देंगे, चुपचाप असलियत देखिए, पेपर देखिए और उसके अनुसार चलिए। आपका सिलेक्शन बोलेगा, आपके वर्ड्स को बोलने की जरूरत नहीं है। बातें बड़ी करनी आसान है, पर उन्हें अपनाना उतना ही डिफिकल्ट है, तो अपनाने की कोशिश कीजिए, साइलेंट रहिए, अपना काम कीजिए। जैसे हम इस पूर्वांचल इस प्लेटफॉर्म में साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं। कोई वीडियो हम यहाँ पैसे देके प्रमोट नहीं करते, बहुत आसान है पैसे देके प्रमोट, पर छोड़िए ये सब बातें, पर्सनल है, ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, इंडिया इज अचीव, तो पहला प्रश्न समझ में आ गया, गॉट इट। अगला प्रश्न, इंडिया इज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन अनमैन्ड स्पेस मिशन। हाँ, चंद्रयान, मंगलयान, आप जानते हैं भारत ने मानव रहित जितने भी अंतरिक्ष मिशन भेजे, चंद्रयान, मंगलयान, वहां भारत सक्सेस हो गया है। बट जब मैन मिशन की बात होती है, अभी तक हम नहीं भेज पाए हैं। तकनीकियों वगैरह के बारे में इसको क्रिटिकली बताइए, इसके बारे में करेंगे बात। मानव भेजने के लिए हमारे पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि अच्छा खासा वेट हम ऊपर ले जा सके। जब यह प्रश्न आया था उस समय हमारे पास इस तरह के प्रक्षेपणयान बन रहे थे, जिसको आप कहते हैं GSLV Mk3। और जब तक GSLV, वो तो अलग बात है कि GSLV Mk3 का आज के संदर्भ में देखें तो हमने तो चंद्रयान 2 सक्सेसफुल बना लिया है, वो चंद्रयान 2 में चर्चा करेंगे। आज के संदर्भ में तो वो सक्सेसफुल है काफी हद तक। ओके, तो हमने क्यों मैन मिशन नहीं भेजा? मैंने बोला ना, इसके लिए आपको अच्छे खासे वेट को ले जाने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो आप अंतरिक्ष यात्री ऊपर ले जा रहे हैं, अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उनको सेफली बचाने की क्षमता होनी चाहिए। पैड एबॉर्टेज जिसको कहते हैं, क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, जिसके लिए डीआरडीओ हेल्प कर रहा है, इसरो की एक प्रतिरक्षा अनुसंधान इसरो के लिए मदद कर रहा है इस तरह के कार्यों करने के लिए। ऊपर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो कम गुरुत्व के प्रभाव में उनके शरीर में किस तरह के परिवर्तन होते हैं, उनकी जान माल का नुकसान होता है, उनकी जान जा सकती है, तो उसके लिए भी तकनीकियां विकसित करनी होंगी, जहां रशियन एजेंसी रास्कोमोस भारत की हेल्प कर रहा है। और सुना होगा आपने, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उन्होंने अपने अंतरिक्ष स्टेशन जो उन्होंने बनाया है वहां पर उन्होंने भारत के 3 पायलट जो हैं एयरफोर्स के, जो वहां जा रहे हैं, उनको जो जाने वाले गगनयान मिशन में, उनको ट्रेनिंग भी दिया। इस तरह की चीजें प्रारंभ में नहीं थी। 75th इंडिपेंडेंस डे 2022 भारत का टारगेट है गगनयान मिशन को, फर्स्ट मैन मिशन को सक्सेसफुल बनाना। हम सब दुआ करेंगे कि यह सक्सेसफुल हो जाए, और होगा दोस्त। जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा, बैठकर सपने देखने वालों को कुछ नहीं मिलता। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, तो यह प्रश्न आपको मिलेगा अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़ा हुआ, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नाभिकीय विज्ञान और तकनीकी में किस तरह का वृद्धि और विकास है भारत के संदर्भ में, बताइए। तो देखेंगे जब ऊर्जा की बात करेंगे, ओके, और इसका क्या महत्व, एडवांटेजेस है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कार्यक्रम भारत में चलाया गया उसके साथ जोड़कर बताइए। देखिए ऐसा है कि आज अगर हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो पता है पूरे विद्युत निर्माण में नाभिकीय ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3 to 4% है, इससे ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3 से 4% है। और इसको हम बढ़ाकर 2050 तक 25% करने की बात कर रहे हैं। इंडिया ने तो न्यूक्लियर विजन तक बना रखा है, नाभिकीय लक्ष्य बना रखा है कि जो नाभिकीय ऊर्जा आज 3% हम विद्युत निर्माण के लिए कर रहे हैं, 3 से 4%, उसे 2050 तक 25% बनाएंगे। तो देखिए ना, भारत अच्छा खासा काम कर रहा है। कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन अंदर टॉपिक्स में। हाँ, इस वीडियो से एक चीज मैं जरूर आपसे कहता हूं, इंटरेस्ट तो मैं ला ही दूंगा।
ओके, इंटरेस्ट तो मैं ला ही दूंगा, और इंटरेस्ट आपको लाना ही पड़ेगा और खुद में आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सिटिंग एबिलिटी नहीं बढ़ेगी। वो धीरे धीरे हो जाएगा, आप धीरे धीरे मेरे साथ रम जाएंगे। सब्जेक्ट से प्यार हो जाना जरूरी, और होगा, डोंट वरी, होगा, मुझे है, आपको भी होगा। और अध्यापक का सिर्फ काम यही नहीं होता आया पढ़ाया और चला गया, फॉर्मेलिटी, नहीं नहीं, अध्यापक का काम यह होता है कि टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑल्सो। 20 सालों से अनुभव है, आगे भी कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं करता बट कोशिश जरूर रहेगी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, पता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का क्या एडवांटेजेस है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आपको बताऊंगा, ओके, इसके अंदर थोरियम टाइप के ईंधन जलते हैं, और थोरियम ऐसा नाप की ईंधन है जो भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इवन सबसे ज्यादा होता है दुनिया में। यार अभी बहुत सारी दिक्कतें जो आपको बताऊंगा, एनएसजी मेंबरशिप भारत लेना चाहता है, लेकिन अगर इस तरह की तकनीकी, इस तरह के रिएक्टर समय के साथ अगर भारत ने बना लिया तो भारत खुद सेल्फ रिलायंस हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। हम इस तरह के रिएक्टर्स को ले जाएंगे, दूसरे कंट्री में लगाएंगे, पैसे कमाएंगे। जिसको बिजली नहीं है, विद्युत नहीं है, उसके यहाँ ये रिएक्टर लगाएंगे। थोरियम हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाया ही जाता है, जो इस रिएक्टर के अंदर जलाया जाता है। रिएक्टर एक नाभिकीय भट्टी होती है जिसके अंदर नाभिकीय ईंधनों को जलाया जाता है, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम टाइप के ईंधन आते हैं। कभी आप इनको सड़क पे नहीं जलाएंगे, जान माल का नुकसान हो जाएगा, जो लोग चल बल रहेंगे मर मरा जाएंगे, इस तरह की समस्या आएगी। उम्मीद करता हूं आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। सो ये टॉपिक नाभिकीय ऊर्जा है, यानी इस टॉपिक का डिस्कशन किस यूनिट में होगा? एनर्जी में होगा, एनर्जी में होगा। आप कुछ समझ रहे होंगे, हर टॉपिक बहुत मजेदार है। एक टॉपिक और है जो आपके पेपर में पूछा गया, पर ये प्रश्न जो है दोस्त, ये जीएस पेपर 1 में पूछा था। विज्ञान तकनीकी का एक क्वेश्चन था, जो वैसे तो विज्ञान तकनीकी जीएस पेपर 3 में आती है, पर यह प्रश्न जीएस पेपर 1 में पूछा गया था। क्या प्रश्न है? जूनो मिशन जो नासा द्वारा भेजा गया है, जूनो मिशन जो नासा द्वारा भेजा गया है, वह किस तरीके से पृथ्वी के उत्पत्ति और विकास के बारे में बताता है। जूनो मिशन जो नासा द्वारा भेजा गया मिशन, ऐसा नहीं, जूनो मिशन जो है वो बृहस्पति ग्रह के लिए भेजा गया था, और बृहस्पति ग्रह पर किया जाने वाला अध्ययन किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी के विकास को जोड़ता है, यह बहस का मुद्दा है। और लिटरली है गाइस, इस मिशन ने ऐसे इंफॉर्मेशंस दिए हैं जहां पर बहुत तरह की सिमिलैरिटी है, जैसे विंड की स्पीड है, सॉइल के स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो पृथ्वी की तरह मेल खाते हैं। तो इनकी मदद से हम काफी हद तक सिमिलैरिटीज के बारे में बता सकते हैं। आगे बात करेंगे, किसमें बात करेंगे? अंतरिक्ष तकनीकी में, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में इसकी बात होगी, जबकि यह प्रश्न जीएस पेपर 1 में आया हुआ है, पेपर 1 में आया हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यूपीएससी मेंस 2018 पर। क्वेश्चंस बहुत ही सूझबूझ समझ वाले होते हैं, यानी आपको सूझबूझ समझ के साथ उत्तर लिखना होगा। यह प्रश्न पत्र ऐसा नहीं है कि आप 4 पॉइंट रख लीजिए, 20 दिन में यूपीएससी क्लियर ये वो एग्जाम नहीं है। कभी कभी इस तरह की इंफॉर्मेशन सुनता हूं तो अंदर अंदर थोड़ी हंसी आती है, लेकिन यही लगता है कि अभी थोड़ी मैच्योरिटी कम है। ठीक है, बिना पढ़े आईएएस क्लियर, है ना? सुनने में कितना खूबसूरत लगता है। चलिए, अच्छी बात है, बिना पढ़े आईएएस क्लियर। 10 दिन ये 10 पेज का नोट्स पढ़िए और आईएएस बन जाइए। अरे अगर इस तरह की चीजें होती तो आज सड़क पे चलने वाला हर विद्यार्थी आज आईएएस होता। आप कब समझेंगे? समझ जाइए, जल्दी समझ जाइए। ये ऐसी सेवा है जो सिर्फ आपकी नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन तक आपको याद रखेंगे। आपके अन्य भाई बहन नहीं जाने जाएंगे, पर आप जाने जाएंगे, क्योंकि ऐसी सेवा है जिसकी वजह से आप जिस शहर में होते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। एक बार एक प्रश्न है जो अक्सर जब मैं इंटरव्यू कोर्सेज वगैरह की क्लासेस लेता हूं तो अक्सर ये प्रश्न आ जाता है कि
जब तैयारी हम लोग थोड़ा इंटरव्यूज़ के लिए कराते हैं, फिलहाल इंटरव्यू की तैयारी आप ये मत सोचेगा कि आप 10 दिन में कर सकते हैं। इंटरव्यू वो है जो आप पैदा होकर, जो आप बचपन से सीखते आते हैं, जो आप अपनी अंदर आप जिन चीज़ों को लेते हैं, वही आपका इंटरव्यू है, रियल इंटरव्यू। वो एग्जामिनर आपसे बहुत होशियार है, वो आपकी हर चीज़ों को समझता है, जानता है कि आप उसके साथ ब्लफ कर रहे हैं। तो कभी उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। आप जैसे हैं अपने आप को वैसे रिप्रेजेंट करें, पर हाँ बैठने का ढंग, बातचीत करने का ढंग वो तो होना चाहिए ना, आप कलेक्टर बनने जा रहे हैं। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सीए हैं, आप क्यों यूपीएससी में जाना चाहते हैं? हम आपको इंटरव्यू में क्यों ले लें, कलेक्टर बना दें या आपको एसपी बना दें, क्यों बना दें? आप बोलेंगे हम राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं, तो वो कहता है कि आप इंजीनियर होकर भी तो राष्ट्र के लिए कर रहे थे। एक ईमानदार इंजीनियर रहिए, अच्छी बीज बनाइए। एक डॉक्टर होकर भी तो आप लोगों की सेवा कीजिए, गरीब है तो निःशुल्क सेवा कीजिए, अमीर है तो पैसे लीजिए। भाई पैसे भी आपको चाहिए, आपके भी बीबी बच्चे हैं, आपका बच्चा भी स्कूल जाता होगा। ओके, सो अक्सर विद्यार्थी थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, अब इसका उत्तर क्या दें? देखिए, इसका उत्तर बहुत ही खूबसूरत है और शायद एक मोटिवेशन के लिए भी आपको काम करेगा। जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आप किसी एक प्रोफेशन में लोगों की सेवा करते हैं। जब आप इंजीनियर बनते हैं तो किसी एक प्रोफेशन में लोगों की सेवा करते हैं। जब आप सीए बनते हैं तो किसी एक प्रोफेशन में लोगों की सेवा करते हैं। पर जब आप कलेक्टर बनते हैं तो पता है, आपके शहर में रहने वाला जितने भी हॉस्पिटल हैं आपके अंदर है, सारे कंस्ट्रक्शन, सारे की सारी इकोनॉमी, सब कुछ आपके हाथ में है। गरीबों की मदद आपके हाथ में है, लोगों की सेवा आपके हाथ में है। मौके आपके पास बहुत हैं। इतने मौके एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक सीए होकर नहीं मिल सकता जितने मौके आपको ऐसा आईएएस होकर मिलता है। आपको ऐसे उत्तर देने चाहिए। ये दिखना चाहिए इंटरव्यूअर्स को कि आप क्रेजी हैं कुछ करने के लिए, आप में कुछ राष्ट्र के लिए करने का जज्बा है। कुछ लोगों में इस तरह की भी सत्यता होगी, सर पैसे भी बहुत कमा सकते हैं, इस तरह की बातें कभी बोलेगा नहीं, छोटी सोच वाले हैं। फिलहाल ये मजाक के लिए मैंने बोला, ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या है? कलेक्टर क्या होता है? जो एक ड्रीम मैंने आपको दिखाया, एक मोटिवेशन के लिए जो बात बोला, इतनी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है, और आप सच में कुछ करना चाहते हैं, जुनून है, तो आपको बनना चाहिए, आपको करना चाहिए। इससे अच्छी नौकरी इस इंडिया में तो मुझे नहीं दिखती, जहां इतने अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं लोगों के लिए कुछ करने के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए, गरीबों के लिए कुछ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र बाकी हैं मेरे दोस्त, तो आइए बढ़ते हैं यूपीएससी मेंस 2018 पर। यूपीएससी मेंस 2018 में क्या खूबसूरत सा प्रश्न आया। ओके, क्या खूबसूरत सा प्रश्न आया। और इस प्रश्न के साथ एक डिस्कशन है जो जुड़ा हुआ है। मेरी एक विद्यार्थी है प्रियंका शुक्ला, सी स्कोर 107 और समथिंग रैंक है ना, 109 समथिंग, ओके, पता नहीं एग्जैक्टली। सी गॉट आईपीएस राइट नाउ। मैंने उसे गोरखपुर बुलाया पूर्वांचल इसके लिए सेमिनार के लिए। तो उसने जब डिस्कशंस होते हैं विद्यार्थियों के फेस टू फेस, तो उसे पूछा गया इस पहले प्रश्न के बारे में, मैं बता रहा हूँ उसका बैकग्राउंड, कि मैडम आपने बहुत सारे आपने उत्तर लिखे, ये किए। तो उसने बोला कि देखो मैंने ना प्रश्न के उत्तर कोई छोड़े नहीं, मैंने लिखे सारे के सारे, कुछ ना कुछ जो कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ आ रहे थे जोड़ के मैंने लिखे। पर एक प्रश्न ऐसा है जिसका मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्या लिखूं, जहां पेन भी नहीं चला, और वो प्रश्न था बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, जो आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा है। डिस्कस द वर्क ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के क्या कार्य हैं? बोस आइंस्टाइन, ये वाला प्रश्न था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे प्रश्न लिखकर आईएएस आईपीएस बनते हैं, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं ठीक से लिखें, आप बनते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 100% प्रश्न आते हैं, पर एक ऐसा भी काद प्रश्न आ जाता है जहां पर आप 2 वर्ड्स भी नहीं लिख पाते हैं, दिक्कत आती है। ओके, पर वो विद्यार्थी उसके बारे में मैं बता रहा था, सी वॉज वेरी डेडिकेटेड। जब भी मैंने उसे क्लास में देखा, सी वॉज वेरी पैशनेट। ये होता है जज्बा, और ये चीज़ें क्लास से दिखने लगती हैं। जब विद्यार्थी लोग आते हैं, हम उन्हें क्लास में पढ़ाते हैं, तो ये जज्बा उनमें दिखता है। ऐसे ही स्टूडेंट है पूजा गुप्ता, शी इज स्टिल आईपीएस ऑफिसर राइट नाउ। ओके, वो बच्ची भी जब भी मैं क्लास लेता था सामने खड़ी रहती थी आंसर लेकर, भले मैं थोड़ा थक जाता था, चाय पानी, बट वो नहीं जाती थी जब तक वो आंसर नहीं दिखा देती थी अध्यापक को, और कहती सर इसमें हमें नंबर दो,
कितना दोगे? तो हम लोग भी 5 या 6, तो इसमें सर 7 क्यों नहीं दिया? इस तरह के डिस्कशन। तो ये जज्बा जो है ना, ये दिखता है दोस्त, और ये एक दिन में नहीं आता है, ये धीरे धीरे आता है। पूजा गुप्ता तो सी स्कोर IPS इन फर्स्ट अटैम्प्ट, उसका तो पहला अटैम्प्ट है। चलिए, आप बहुत सारे वीडियोस हैं इन बच्चों के जो आपको मिल जाएंगे। सो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स क्या है, उसके कार्यों के बारे में, और प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस जो इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जनरली कैसे उन्होंने भौतिकी के फील्ड में एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी परिवर्तन लाया है, तो बात करेंगे। ये टॉपिक आता है कण भौतिकी के चैप्टर में, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। वैसे तो अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर को तो पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया ही नहीं है, पर मैंने जो आपको सिलेबस बनाया है उसमें पार्टिकल फिजिक्स एक चैप्टर बनाया है। पिछले 5 से 6 सालों में, यानी 2013 के आसपास से देखिए, तो प्रश्न बहुत हैं जो कण भौतिकी पे पूछे गए हैं। आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे प्रश्न आया है, प्रीलिम्स में आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको ग्रेविटेशनल वेव पे प्रश्न पूछे गए हैं, न्यूट्रिनोस पे पूछे गए हैं, INO पे पूछे गए हैं, इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ओके, ये सॉरी आइस क्यूब पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, और पता ही होगा, शायद नहीं पता तो बता दूं, ये प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस ही हैं जिनको हम फादर ऑफ गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। वैसे तो 2 वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा हुआ है, प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस और एक और शख्स है जिनका नाम है पीटर हिग्स। तो जब मैं कण भौतिकी की बात करूंगा वहां इसके बारे में चर्चा करूंगा। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, बोसॉन है ना, इलेक्ट्रॉन्स, मिनी, इस तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसके डिस्कशन किए जाएंगे। अगला प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछ रहा है, वो है जैव तकनीकी से जुड़ा हुआ, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। कह रहे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमारे राष्ट्र में हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में बताइए। और इनका बायोफार्मा से क्या रोल है जुड़ा हुआ, यानी मेडिकल साइंस में, जिसको हम असल में बायोटेक्नोलॉजी का जब रोल ऑफ मेडिकल साइंसेस में देखते हैं, इसको हम लोग बायोजेनरिक्स के नाम से जानते हैं। बायोजेनरिक्स है ना, किस नाम से जानते हैं? बायोजेनरिक्स के नाम से जानते हैं। बायोजेनरिक्स के नाम से जानते हैं। अब जैसे डॉक्टर रेड्डीज है, सिप्ला है, ओके, इस तरह के रेंडेक्सीज, इस तरह की कंपनीज हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी के ही लोगों को अपने यहाँ जॉब देती हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये लोग काफ़ी हद तक मेडिकल प्रोफेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। इनको प्रोटीन्स, इनको अमीनो एसिड, इनको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो यही इसको हम लोग वैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो बात करेंगे रेड बायोटेक्नोलॉजी। और रेड बायोटेक्नोलॉजी वैसे भी बात करें तो 2010-11 के आसपास भी ये प्रश्न मेंस में रहा है। तो एक क्वेश्चन फिर आया है जो आपके पेपर में रिपीट हुआ है। पीछे क्वेश्चन मैंने बोला था स्पेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, 2006-7 के आसपास ही मुख्य परीक्षा में आया हुआ है, और फिर ये रिपीट हुआ है 2014-15 के आसपास। तीसरा प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछ रहा है, जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको देखते हुए भारत अपना नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर नहीं करता तो आज 3 से 4% वाली नाभिकीय ऊर्जा जो विद्युत उत्पादन के लिए होती है उसे 25% करने का लक्ष्य क्यों कर रहा होता? उसके क्या फैक्ट्स एंड फियर्स हैं उसके बारे में बताइए, जो नाभिकीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो फैक्ट्स फियर्स जितने भी हैं उस बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ उदाहरण आपके सामने ही है दुनिया में जो आपने सुना होगा, चिरनोबिल डिजास्टर के नाम से, ओके। उसके बाद आपने एक और सुना होगा, 3 माइल आइलैंड सुना होगा, इंसिडेंट्स। जापान का तो आपके टाइम में ही हुआ, आपने सुना होगा जापान का फुकुशिमा। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हम लोग थोड़ी सी इस बारे में चर्चा करेंगे जब नाभिकीय ऊर्जा पर जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। 2019 के मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न है जरा स्क्रीन पर देखते हैं। 2019 में प्रश्न की कुल संख्या है 4, ओके। और कौन कौन से प्रश्न हैं एक बार देखते हैं, इधर आइए। ये जो 4 प्रश्न हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो भारत की अपनी प्लानिंग चल रही है अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की, वो किस तरीके से अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए भारत की मदद करेगा, कैसे फायदेमंद होगा, कैसे भारत की
मदद करेगा। तो जो भारत भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर रहा है वो कैसे मदद करेगा? फिलहाल कई कंट्रीज की मदद से एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बना हुआ है। जक्सा, जापान एजेंसी, कनाडा, है ना, इस तरह यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फिर आपका ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी, कई नासा ने मिलकर इसको बनाया हुआ है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा वाला स्पेस स्टेशन है। उसी तरह भारत भी उस तर्ज पे बनाने की बात कर रहा है। टारगेट ईयर डिसाइड नहीं हुआ है, कहीं सुनने में आता है 2030, कहीं कुछ और। तो यहां पर अभी मिथ्या है, ये चीजें झूठी हैं, अभी इस बारे में बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। अभी तो इस बारे में हमने सोचना शुरू किया। अभी इसकी शुरुआत तो कहते हैं गगनयान के बाद देखना शुरू करेंगे। हाँ, सोचना शुरू कर दिया है, बनाने की बात गगनयान के बाद बताएंगे। तो ठीक है, ये एक स्पेस स्टेशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, 400-500 किलोमीटर की हाइट पर होता है। और जैसे आप ऊपर जाते हैं गुरुत्व बल का मान कम होता है, तो 500 किलोमीटर के आसपास हाइट पर जब आप होंगे तो वहां पर गुरुत्व बल का मान काफी हद तक कम हो चुका होगा। तो कम गुरुत्व के प्रभाव में अगर आप कोई अनुसंधान करना चाहते हैं तो उस अनुसंधान करने के लिए एक सटीक जगह होती है जहां पर अनुसंधान कर सकते हैं। भौतिकी से जुड़े, मानव के विकास से जुड़े, है ना, किसी भी सुपर कंडक्टिविटी, है ना, इवन वहां से ब्रह्मांड को देखना भी बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब पृथ्वी से देखते हैं, इवन देखिए ना, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप हाइट पर लगाया गया है, जमीन से नहीं देखता, वो हाइट से देखता है। क्योंकि जमीन पर अगर कोई चीज है तो 10 पार्टिकल होते हैं, वो ऊपर देखने में डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं। तो ये स्पेस स्टेशन से आप अंतरिक्ष को भी वॉच कर सकते हैं। आप वहां मेडिकल वगैरह जितनी भी सुविधा, जितनी भी एक्सपेरिमेंट है, सब कर सकते हैं। हो सकता है वहां पर जाने पर मानव और पौधों की जीवन बढ़ जाए, तो कम से कम एक अनुसंधान क्षेत्र तो मिला आपको। अच्छा, अगला प्रश्न साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है? वैसे इस टॉपिक को आप साइबर सिक्योरिटी में भी डाल सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में भी आता है। लेकिन हाँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ टिप्पणियां दे दूंगा। तो वहां साइबर डोम प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। साइबर डोम प्रोजेक्ट में क्या है मैं आपको बताऊं। ये केरला स्टेट ने इसको शुरुआत की है और इसने बहुत सारे काम किए हैं। जो मासूम से बच्चे होते हैं ना, उनकी पोर्नोग्राफी वगैरह जो होती है, जो बच्चे गायब हो जाते हैं, उस तरह की चीजों में इसने काफी हद तक बेहतर काम किया है। इंटरपोल वगैरह की मदद की है भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं उसकी मदद इन्होंने किया है साइबर डोम में। इवन जो 2017 के आसपास रैंसमवेयर का केस हुआ था, नहीं, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को लेकर जो न्यूज आया था, वहां पर भी इन्होंने वहां उस स्टेट के कंप्यूटर को सेफ और सिक्योर किया था साइबर अटैक से। और उसी तर्ज पर साइबर डोम के कार्यक्रम को जो सफल बना है ना, उसने काफी हद तक इंटरनेट क्राइम्स वगैरह को जो कंट्रोल किया। इसी तरीके से असम गवर्नमेंट ने भी बोला, और कई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है जो कह रहे हैं कि भाई हम भी इस तरह का कार्यक्रम लेकर चलेंगे जो मददगार साबित होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न जो हमने पीछे बात किया था रिपीट हुआ है फिर आगे 2019 में, वही ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहा था ना। तो प्रश्न है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, है ना, यहां पर कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट कर रहा है, बताया था आपको। आयुष मिनिस्ट्री लेकर आया है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। यानी अगर आपने प्रश्न पत्र लगाया होता, 19 में मुख्य परीक्षा दिया है, और अगर आपने यह प्रश्न छोड़ा है तो आपसे बड़ा नालायक कोई नहीं है। आपने प्रश्न पत्र नहीं देखा था। अगर देख लिया होता तो यह प्रश्न पीछे अभी आपको मिला था, आप वहीं से उत्तर लिख सकते थे। कैसे? यहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में आयुष मिनिस्ट्री ने यहां पर काम किया है, CSIR ने इसके लिए काम भी किया है। इसका पूरा का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए था। चले, फिलहाल हम लोग ICT में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, कहां बात करेंगे? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बात करेंगे। अगला टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव करेगी लिविंग स्टैंडर्ड को किसानों के लिए। तो किसानों के लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे बायोटेक्नोलॉजी है जो बूस्ट अप करेगी। तो इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है 250 वर्ड्स की, 15 मार्क्स का ये प्रश्न है। ठीक है, तो फिलहाल सोशल, इकोनॉमिकल, एवरी एस्पेक्ट्स में फिर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर
जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है उनको इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। ई गवर्नेंस में आप उनको जानकारी दे दीजिए। बहुत सारे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, किस तरह के मौसम में इस तरह के नए प्लांट्स हैं लगाइए। फाइन, तो मतलब डिफरेंट तरीके से आपका सोशल इकोनॉमिकल कई तरीके से उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कैसे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स को बढ़ाने के लिए होगा आपको बताऊंगा। असल में जब आप कोई भी उत्तर लिखते हैं ना, उसके कई डायमेंशंस होते हैं। एक बार मैं आपको लास्ट में बता दूं, बहुत ज़रूरी है, जब आप सोचें तो इन डायमेंशंस को लेकर सोचें, है ना। कौन कौन से डायमेंशन लेकर सोचें। उस क्वेश्चन का उत्तर लिखते समय उसका सोशल डायमेंशन हो सकता है, पॉलिटिकल डायमेंशन हो सकता है, इकोनॉमिकल डायमेंशन हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है और हेल्थ वाइज डायमेंशन हो सकता है। तो ये 5 पॉइंट्स तो 5 डायमेंशन से आप खुद जोड़कर लिख लीजिए। कोई जनरल एक कोई कंसेप्ट होता है या कोई एस्से वगैरह होता है किसी टॉपिक से जुड़ा, इन 5 टॉपिक्स को तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको 2019 तक यहां सारे मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र दिखाए हैं। डिस्कशन मत मानिएगा, मैंने आपको कोई डिस्कशन नहीं किया है। वो तो थोड़ा मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया किसी टॉपिक में जस्ट फॉर फ्लेवर, एक टेस्ट के लिए, एक इंटरेस्ट के लिए। जो मैंने बोला टीचर का मेन इनिशिएटिव, मेन एक ये भी कार्य होता है कि वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करे। देखिए लास्ट 4-5 मिनट और, जब आप तैयारी करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्या किस हिसाब से चलना चाहिए। पहला तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं। अब सुनिएगा, बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक के बाद उसका एडवांस लेवल तक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले आपको बेसिक आना चाहिए, तो पहले आप बेसिक पढ़िए उस टॉपिक को, फिर उसको एडवांस लेवल तक जाइए जहां तक रिक्वायरमेंट है। जहां तक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कहां तक है ये आपको समझ में आता है पेपर देखने के बाद। तीसरा क्या है, इसके करंट अफेयर से आप कनेक्ट जरूर करेंगे। तो करंट अफेयर्स आपको तब समझ में आएगा ना जब आपको ये 2 पार्ट समझ में होगा, करंट अफेयर्स। और चौथा जो आपको है, आपको गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम्स भी जोड़ने होंगे। गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम्स भी जोड़ने होंगे, जो गवर्नमेंट के विभिन्न कार्यक्रम हैं जो चलाए गए हैं, योजनाएं जो हैं जो उससे संबंधित है, जो ऊर्जा से संबंधित कोई है तो वो चलाया गया है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें, मान लीजिए उजाला स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम है, पहल स्कीम है, तो ये सब जो स्कीम्स जो चलाई गई हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में स्वयं स्कीम की बात होती है, प्रगति की बात होती है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस जिसकी बात होती है, तो ये सारे के सारे स्कीम पर भी प्रश्न। अब जैसे अभी आपने मुख्य परीक्षा में देखा था एलईडी के लिए कौन कौन से प्रोग्राम और क्या क्या है, आपने देखा था ना, डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम, उन्नत ज्योति, अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, उजाला स्कीम, इस तरह के प्रश्न आपको आते हैं, आपको ध्यान रखने होंगे। तो विज्ञान तकनीकी में इन चीजों का समावेश करना होगा, बेसिक्स, एडवांस, उससे जुड़े करंट अफेयर्स और प्लस गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स। और इन्हीं चीजों के साथ इसमें कहीं कहीं कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां आईआर का भी पार्ट आता है, इंटरनेशनल रिलेशन के भी टॉपिक आते हैं। जैसे जब मैं न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की बात करूं, जब मैं आपको नाभिकीय ऊर्जा पढ़ाऊं तो वहां पर नाभिकीय डिप्लोमेसी की बात होती है, जहां एनएसजी, एनपीटी, आईएईए, सीटीबीटी, है ना, इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो उस पर भी चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि जो भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो इंटरडिसिप्लिनरी हैं। पर इंटरडिसिप्लिनरी के लिए पहले आपके पास नॉलेज तो हो जाए, तब तो आप चीजों को जोड़ना शुरू करेंगे। तो पहले यहां पर जो हमारा पूरा इस वीडियो को लेकर आने का है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट और नॉलेज हो जाए प्रॉपर। लेकिन हाँ, बिगनिंग में आपको अब इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि कितनी प्रॉपर तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सिलेबस को और पेपर को सामने रखकर हम अपनी तैयारी करने वाले हैं। और पहले दिन यही वीडियो है जो आपको देखना है, और इसको 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, और क्वेश्चंस अपनी जहन में बैठा लीजिएगा। इतनी बार मतलब क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, आपको अप्रोच समझ में आता है। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो की शुरुआत में और अंत में ज़रूर देता हूं, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप मेरे मॉड्यूल्स को लेना चाहते हैं तो ये डिफरेंट विषयों के मॉड्यूल हैं, प्लस दोनों को मर्ज करके भी मॉड्यूल है। ये डिफरेंट प्राइजेस पर हैं, ये इंफॉर्मेशंस हैं, आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप यूपीएससी का फुल कोर्स जीएस का लेना चाहते हैं, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, तो इन कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं। ये स्क्रीन पर दिया हुआ है। इनसे जुड़े कोई डिस्कशंस हैं तो आप ऑफिस के दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। ओके, ऑफिस के दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में
हम आपको कक्षाएं सेपरेट देते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे यहाँ जुड़े रहें। पूर्वांचल आईएएस के टेलीग्राम से, पूर्वांचल आईएएस के टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सीधा आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, बाकी अगर आप फेस टू फेस कक्षा के लिए भी इंटरेस्टेड है, मैंने आपको पहले ही बोला ये एक इकोनॉमिकल संस्था है जहाँ बहुत ही नॉमिनल फीस में, क्योंकि नॉमिनल फीस इसलिए क्योंकि यहाँ भी बहुत लोगों का एक एम्प्लॉयमेंट है जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम अपने बेनिफिट्स नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं जो यहाँ पे जुड़े जिनकी रोजी रोटी चल रही है, थोड़ा बहुत फीस उनका भी अपना रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए इकोनॉमिकल प्राइजेस में एक सस्टेनेबल एजुकेशन के फॉर्म में इस प्लेटफॉर्म को स्थापित किया गया है और जहां ये सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है एजुकेशन फॉर ऑल और इसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून विद पूर्वांचल आईएएस और विज्ञान तकनीकी इसी के साथ प्रारंभ होती है और आगे के कुछ वीडियोस में हम प्रीलिम्स के प्रश्न पत्र पे चर्चा करेंगे। जिस तरह से हमने मेंस को बहुत तार्किक तरीके से ढंग से देखा है, सेम उसी तरीके से हम प्रीलिम्स को भी देखते हैं और फिर इस सीरीज को आगे लेकर चलते हैं। तब तक अगले वीडियोस के लिए फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हैव अ गुड डे। बाय दोस्त।